देखो, दुनिया में आज़ादी के लिए अलग अलग तरीके अपनाए गए थे। कहीं आर्म्ड स्ट्रगल हुआ, विद गन्स एंड वायलेंस, जैसे वियतनाम में। कहीं पॉलिटिकल कूज हुए। बट गांधी जी का तरीका सत्याग्रह। जब हम रेबल्स के प्रोक्लेमेशंस यानी उनके इश्तिहार पढ़ते हैं तो उसमें बार बार हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात होती है, अपने दीन और धर्म को बचाने की बात होती है, एक ऐसी दुनिया वापस लाने की बात होती है जो अंग्रेजों के आने से पहले। अच्छा, तो ये खेती होती कैसे थी? देखो, एग्रीकल्चर का मेन बैकबोन तो आज की तरह तब भी मॉनसून ही था, लेकिन स्टेट भी इरिगेशन में हेल्प करता था। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है शाहजहां के टाइम में। इस पर नेहरू जी ने एक बहुत ही पावरफुल जवाब दिया। उन्होंने माना, ही एडमिटेड कि हाँ, इसको बनाने में ब्रिटिश गवर्नमेंट का हाथ था, पर ही सेड इसकी जो असली पावर है, जो शक्ति है, वो हमें ब्रिटिश से नहीं बल्कि। सो वेलकम टू योर मास्टर क्लास फॉर बुक 1। हम सब कुछ कवर करेंगे, पहले शहरों से लेकर नए आइडियाज के उदय तक, चैप्टर बाय चैप्टर, एकदम लॉजिकल फ्लो में। इस एक सेशन के बाद बुक 1 आपके लिए एकदम क्लियर हो जाएगी। दैट्स अ प्रॉमिस। ओके, लेट्स डाइव राइट इन। सोचो, जस्ट इमेजिन एक ऐसा टाइम जब दुनिया के ज्यादातर लोग सिंपल लाइफ जी रहे थे, जंगल्स में रहते थे। उस टाइम इंडिया में एक हाईली एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी। प्रॉपर प्लान्ड शहर बनाकर रह रहे थे ये लोग। कैन यू बिलीव इट? अपने टाइम से लाइट ईयर्स आगे थे। तो सवाल ये उठता है कि भाई, ये लोग आखिर इतने एडवांस्ड कैसे थे? सोच के देखो, हम हजारों साल पहले की बात कर रहे हैं। इनके शहर पूरी प्लानिंग से बनाए गए थे। घर पक्की ईंटों से यानी बेक्ड ब्रिक्स से बने थे, कोई कच्ची मिट्टी की झोपड़ी नहीं। और उनका ड्रेनेज सिस्टम, ओ माय गॉड, वो तो आज के कई शहरों को टक्कर दे सकता है। रोड्स एकदम स्ट्रेट, ग्रिड पैटर्न में। और ये लोग समुंदर पार मेसोपोटामिया तक इंटरनेशनल ट्रेड भी करते थे। इन्हीं सब अमेजिंग रीजंस की वजह से इन्हें दुनिया की सबसे महान सिविलाइजेशंस में से एक माना जाता है। इस चैप्टर को आसान बनाने के लिए हम इसे एक आर्कियोलॉजिकल जर्नी की तरह समझेंगे। विल ब्रेक इट डाउन इनटू 5 सिंपल पार्ट्स। पहले देखेंगे कि ये सिविलाइजेशन मिली कैसे, फिर उनके शहर कैसे थे, फिर उन लोगों की लाइफ कैसी थी, वो क्या बनाते थे, क्या बेचते थे, और आखिर में उनके पीछे छोटे हुए कुछ अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज पर बात करेंगे। रेडी? तो चलो शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू हुई 1920s में। उस टाइम इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर था और कुछ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट्स ने हरप्पा नाम की एक जगह पर पंजाब में एक्सकवेशन शुरू किया। और उन्हें क्या मिला? जमीन के नीचे एक पूरा का पूरा शहर दफन था। क्योंकि हरप्पा सबसे पहली साइट थी जो मिली, इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट्स ने पूरी सिविलाइजेशन का नाम ही हरप्पन सिविलाइजेशन रख दिया। सिंपल। इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी ज्यादातर शुरुआती साइट्स इंडस रिवर यानी सिंधु नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास डेवलप हुई थी। अब देखो, हमारा मेन फोकस रहेगा मैच्योर हरप्पन फेज पर, जो लगभग 2600 से 1900 BCE तक चला। इससे पहले के टाइम को अर्ली हरप्पन कहते हैं और इसके बाद के टाइम को लेट हरप्पन। मैच्योर फेज, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इस सिविलाइजेशन का पीक टाइम था, अ गोल्डन पीरियड यू कैन से। चलो अब आगे बढ़ते हैं और इनकी सबसे यूनिक फीचर को देखते हैं, इनके प्लान्ड अर्बन सेंटर्स। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मोहेंजोदारो। ये इस सिविलाइजेशन की सबसे वेल प्रिजर्व्ड साइट है। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो पहली साइट मिली थी हरप्पा, उसे ब्रिटिशर्स ने रेलवे लाइन बनाते टाइम काफी हद तक डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसलिए मोहेंजोदारो हमें उनके शहरों की एक बहुत ही क्लियर पिक्चर देता है। ज्यादातर हरप्पन सिटीज जैसे मोहेंजोदारो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। एक था सिटाडेल, जो एक ऊंचे मड ब्रिक प्लेटफॉर्म पर बना था। ये एरिया में छोटा था पर शहर के बाकी हिस्से से ऊंचा था। और दूसरा था लोअर टाउन, जो एरिया में काफी बड़ा था पर नीचे जमीन पर बना हुआ था। एक चीज याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सिटाडेल हमेशा वेस्टर्न साइड में होता था और लोअर टाउन ईस्टर्न साइड में। ये डिवीजन इनकी सिटी प्लानिंग का एक की फीचर है। अब लोअर टाउन की प्लानिंग देखो। सोचो, उन्होंने पहले सड़कें और नालियां बनाई एकदम परफेक्ट ग्रिड पैटर्न में, 90 डिग्री एंगल्स पे कट करती हुई, और फिर उनके आसपास घर बनाए। हर घर का गंदा पानी घर की नाली से रोड की मेन नाली में जाता था। और प्राइवेसी का इतना ध्यान रखा जाता था कि ग्राउंड फ्लोर पर रोड की तरफ कोई विंडो ही नहीं होती थी। प्लस मोहेंजोदारो से करीब 700 कुएं, 700 वेल्स मिले हैं, यानी ऑलमोस्ट हर घर का अपना वेल और अपना बाथरूम था। कमाल है ना? अब आते हैं सिटाडेल पर।
वहां पर कुछ स्पेशल पब्लिक बिल्डिंग्स थीं, जिसमें से सबसे फेमस है द ग्रेट बाथ। ये एक बहुत बड़ा रेक्टेंगुलर टैंक था जिसमें नॉर्थ और साउथ से नीचे उतरने के लिए स्टेयर्स थे। इसे पूरी तरह से वाटर टाइट यानी लीक प्रूफ बनाने के लिए जिप्सम का यूज किया गया था। स्कॉलर्स का मानना है कि ये शायद किसी खास रिलीजियस सेरेमनी या रिचुअल बेथिंग के लिए यूज होता था। चलो अब ये देखते हैं कि ये लोग रहते कैसे थे, उनकी सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज क्या थीं। सिंपल शब्दों में वो अपना गुजारा कैसे करते थे, क्या खाते थे, क्या उगाते थे और किन जानवरों को पालते थे। लेट्स फाइंड आउट। देखो, आर्कियोलॉजिस्ट को जले हुए अनाज यानी चार्ड ग्रेन्स और सीड्स मिले हैं। इससे पता चलता है कि वो प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट्स दोनों खाते थे। व्हीट, बार्ली, दाल, चना, ये सब उनकी डेली डाइट का हिस्सा था। हाँ, राइस के एविडेंस बहुत कम मिले हैं, तो शायद वो उतना कॉमन नहीं था। जानवरों की हड्डियों से पता चलता है कि वो कैटल, शीप, गोट जैसे एनिमल्स को पालते थे और फिश भी खाते थे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है बच्चों। क्या सभी लोग एक जैसे थे या उनकी सोसाइटी में सोशल डिफरेंसेस थे? मतलब अमीर गरीब का फर्क था या नहीं? अब क्योंकि हम उनकी स्क्रिप्ट तो पढ़ नहीं पाए हैं, तो इसका पता आर्कियोलॉजिस्ट दो तरीकों से लगाते हैं। पहला क्लू है बरियल्स यानी कब्रें। लोगों को गड्ढों में दफनाया जाता था। कुछ कब्रों में पॉटरी, ऑर्नामेंट्स मतलब कुछ सामान भी मिला है। इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि वो लोग शायद आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। लेकिन इजिप्ट के पिरामिड्स की तरह यहाँ कोई खजाला या बहुत प्रेशियस आइटम्स नहीं मिले हैं, तो कब्रों से सोशल डिफरेंसेस का कोई बहुत क्लियर आइडिया नहीं मिल पाता। तो दूसरा क्लू है आर्टिफैक्ट्स यानी उनकी बनाई हुई चीजें। आर्कियोलॉजिस्ट्स ऑब्जेक्ट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। यूटिलिटेरियन यानी डेली यूज की चीजें जो स्टोन या मिट्टी से आसानी से बन जाती थीं, और दूसरी कैटेगरी है लग्जरीज जो रेयर मटेरियल या कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी से बनती थीं। फॉर एग्जाम्पल, फाइंस के छोटे पॉट्स। ये एक पेस्ट से बनते थे जिसमें ग्राउंड सैंड या सिलिका को मिक्स किया जाता था, कलर डाला जाता था और फिर उसे आग में पकाया जाता था। क्लियरली ये एक महंगा और डिफिकल्ट प्रोसेस था, और इसीलिए ये फाइंस स्पॉट्स सिर्फ मोहेंजोदारो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में मिले, छोटे सेटलमेंट्स में नहीं। ये एक साफ इशारा है कि सोसाइटी में अमीर और गरीब का फर्क तो जरूर मौजूद था। Let's talk about their economy now. Harappans zabardust craftsmen थे. I mean, they were masters. Beads बनाना, shell cutting, metalwork, seal making, सब कुछ करते थे। चन्होदारो जैसी एक जगह तो पूरी तरह से क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए ही डेडिकेटेड थी। वो सिर्फ 7 हेक्टेयर की एक छोटी सी सेटलमेंट थी, पर एक इंडस्ट्रियल टाउन जैसी थी। तो आखिर आर्कियोलॉजिस्ट को ये कैसे पता चला? सिंपल है, उन्हें वहाँ क्लूज मिले, उन्हें वहाँ रॉ मटेरियल मिला जैसे स्टोन्स और शेल्स, स्पेशल टूल्स मिले जैसे ड्रिल्स, आधे अधूरे ऑब्जेक्ट्स मिले, और सबसे इम्पॉर्टेंट बहुत सारा वेस्ट मटेरियल मिला। याद रखो, वेस्ट मटेरियल इज वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ क्राफ्ट वर्क। जहाँ काम होगा वहाँ कचरा तो होगा ही, राइट? लेकिन ये सारा रॉ मटेरियल आता कहाँ से था? और यहाँ से हमें उनके माइंड ब्लोइंग ट्रेड नेटवर्क का पता चलता है। शेल्स जो हैं वो नागेश्वर और बालाकोट जैसे कोस्टल एरिया से लाए जाते थे। लैपिस लैजुली, वो खूबसूरत नीला स्टोन, सोचो कहाँ से आता था? इट केम ऑल द वे फ्रॉम शोटुगाई इन अफगानिस्तान। कॉपर राजस्थान के खेतरी रीजन से, और इवन ओमान से इंपोर्ट होता था। क्लियरली उनका ट्रेड नेटवर्क न सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। ऑलराइट, अब आते हैं चैप्टर के सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मिस्टीरियस पार्ट पर, वो चीज़ें जो आज भी आर्कियोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस के लिए एक पजल हैं। हरप्पन सील्स, ये उनके सबसे यूनिक आर्टिफैक्ट्स हैं। ये आमतौर पे स्टीएटाइट नाम के एक सॉफ्ट स्टोन से बनती थीं। अब इनका यूज समझने के लिए सोचो, आपको अमेज़न से कोई पार्सल मिलता है, उस पर जो टेप या स्टिकर लगा होता है वो क्या है? वो उसकी आइडेंटिटी और सिक्योरिटी की गारंटी है। बिल्कुल वैसे ही हरप्पन्स अपने सामान के बैग्स पर गीली मिट्टी लगाकर इन सील से स्टैंप करते थे। अगर सील टूटी नहीं है, इसका मतलब पैकेज सेफ है, और सील पर बने निशान से पता चलता था कि ये पैकेज भेजा किसने है। इट वॉज अ मार्क ऑफ क्वालिटी एंड ओनरशिप। सील्स पर अक्सर कुछ लिखा भी होता था, और ये हमें ले जाता है उनकी स्क्रिप्ट की तरफ, जो उनकी सबसे बड़ी मिस्ट्री है। सोच के देखो, हमारी इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स हैं, उनकी स्क्रिप्ट में 375 से 400 अलग अलग साइंस थे। इतनी सारे साइंस का मतलब साफ है कि ये अल्फाबेटिकल नहीं थी। शायद हर साइन एक पूरे शब्द या आइडिया को रिप्रेजेंट करता था। और सबसे बड़ी बात, इस स्क्रिप्ट को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है।
इट रिमेन्स अनडिसिफर्ड। हम ये जानते हैं कि ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, पर इसमें लिखा क्या है, ये राज अभी भी दफन है। एक और मिस्ट्री, जब सब कुछ इतना यूनिफॉर्म था, पूरी सिविलाइजेशन में ईंटों का साइज सेम, शहर का लेआउट सेम, सील्स का डिज़ाइन, वेट्स का सिस्टम, सब कुछ एक जैसा, तो कोई ना कोई तो इंचार्ज होगा ना, कोई तो रूल्स बना रहा होगा। वॉज देयर अ किंग, अ प्रीस्ट किंग, या कई सारे रूलर्स थे, हर शहर का अपना? ये अभी तक एक मिस्ट्री है, क्योंकि हमें कोई बड़ा सा महल या किसी राजा का स्टैच्यू ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। तो चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या सीखा। हमने एक हाईली एडवांस्ड अर्बन सिविलाइजेशन के बारे में जाना, जिनके पास माइंड ब्लोइंग प्लान सीरीज थे, जो सिटाडेल और लोअर टाउन में डिवाइडेड थे। हमने उनकी लाइफ, उनके खाने पीने, उनकी अमेजिंग क्राफ्ट्स और उनके दूर दूर तक फैले ट्रेड नेटवर्क के बारे में देखा। और आखिर में हमने उनकी मिस्टीरियस सील्स, उनकी अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट और उनके प्रिसाइज वेट सिस्टम को समझा। और अब सबसे बड़ा सवाल, इतनी एडवांस्ड, इतनी विशाल सिविलाइजेशन अचानक 1900 BCE के आसपास खत्म कैसे हो गई? लोग बड़े बड़े शहरों को छोड़कर गांव की तरफ जाने लगे। इसके पीछे कोई एक सॉलिड रीजन नहीं है, अलग अलग थ्योरीज हैं। कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज हुआ, बारिश कम हो गई और नदियां सूख गईं। कुछ कहते हैं कि इंडस नदी में बार बार बाढ़ आने से शहर बर्बाद हो गए। एक थ्योरी ये भी है कि बाहर से लोगों ने आकर हमला किया। दिस रिमेन्स द फाइनल मिस्ट्री, जिस पर आज भी डिबेट चलती है। आई होप इस एक्सप्लेनेशन के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट्स अब क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। हेलो बच्चों, चलो शुरू करते हैं हिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। ये चैप्टर एक मूवी की तरह है, पता है, जिसमें हम समझेंगे कि कैसे लगभग 1000 साल के टाइम में हमारी सोसाइटी, जो पहले घूमने वाली ट्राइब्स थी, वो बदलकर बड़े बड़े किंगडम्स में ट्रांसफॉर्म हो गई। चलो देखते हैं ये सब कैसे हुआ। तो सोचो जरा, एक ऐसी सोसाइटी जो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती थी, जिनके लिए जमीन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, वो अचानक से इतने पावरफुल किंगडम्स कैसे बनाने लगे? ऐसा क्या गेम चेंजर था भाई? वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या था जिसने सब कुछ बदल के रख दिया? चलो इस एक्सप्लेनर में इसी सीक्रेट को अनकवर करते हैं। इस बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए ना, चलो पहले देखते हैं कि इन किंगडम से पहले लाइफ आखिर थी कैसी। हम थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, तकरीबन 1500 BCE के आसपास। ओके, ये टाइमलाइन पूरे चैप्टर का ब्लूप्रिंट है, इसको दिमाग में सेट कर लो। देखो, हम 1500 BCE से शुरू कर रहे हैं, ये है अर्ली वैदिक पीरियड। फिर हमारी जर्नी आगे बढ़ती है और 1000 BCE पर एक मेजर टर्निंग पॉइंट आता है। इसके बाद का जो पीरियड है, जिसे हम लेटर वैदिक पीरियड कहते हैं, उसमें जनपदास बनने लगे। तो इस टाइमलाइन के बिल्कुल सेंटर में 1000 BCE में ऐसा क्या हुआ जिसने आने वाले 500 साल की हिस्ट्री को पूरी तरह से बदल दिया? उस टाइम पर, यानी अराउंड 1500 BCE, इंडिया में जैसे दो अलग अलग दुनिया चल रही थी। नॉर्थ इंडिया में थे द वैदिक लोग। ये कौन थे? नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट्स, मतलब वो अपने पशुओं, खास करके कैटल के साथ घूमते रहते थे। पैसा, जमीन नहीं, कैटल ही उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। और दूसरी तरफ सेंट्रल और साउथ इंडिया में एक बिल्कुल अलग ही कल्चर था, जिसे हम मेगालिथिक कल्चर कहते हैं। ये लोग सेटल्ड थे, एक जगह रहते थे, और ये अपने इलेबोरेट स्टोन बेरियल्स के लिए जाने जाते हैं, बड़े बड़े पत्थरों से बनी कब्रें। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इनकी ग्रेव्स में मृतक के साथ लोहे के टूल्स और वेपन्स भी मिले हैं। इस पॉइंट को याद रखना, ये आगे काम आएगा। तो ये जो नॉर्थ के वैदिक लोग थे, ये जन में रहते थे। अब ये जन क्या है? सिंपल है, जन बेसिकली एक कबीला या ट्राइब था। इनका जो लीडर होता था ना, उसे हम राजा नहीं, चीफ्टन कहते थे। और इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ये चीफ्टन लोगों का लीडर होता था, जमीन का नहीं। जहां लोग, वहां उनका चीफ। कोई रेगुलर आर्मी या टैक्स जैसी चीज बिल्कुल नहीं थी। लोग खुशी से, अपनी मर्जी से अपने चीफ को गिफ्ट्स देते थे, जिसे बलि कहते थे। और फिर लगभग 1000 BCE में एक डिस्कवरी हुई, एक मेटल मिला, जिसने इंडिया की हिस्ट्री का पूरा कोर्स, पूरा रास्ता ही बदल कर रख दिया। एंड दैट मेटल वॉज आयरन, लोहा। जैसे आज इंटरनेट या AI ने हमारी लाइफ पूरी तरह बदल दिया, राइट? बस वैसा ही समझो। उसी तरह उस टाइम की सोसाइटी को लोहे ने, यानी आयरन ने, पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो। अब ध्यान से सुनना कि ये हुआ कैसे। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। हुआ क्या? एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हुआ।
स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आयरन एक्स यानी लोहे की कुल्हाड़ी। इससे गंगा घाटी के घने जंगल साफ किए गए, जिससे खेती के लिए जमीन मिल गई। फिर आया आयरन प्लाउशेयर यानी लोहे का हल। इससे उस हार्ड जमीन पर गहरी जुताई करना बहुत आसान हो गया। इससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर में एक रेवोल्यूशन आ गया। प्रोडक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोगों के पास जरूरत से कई ज्यादा फूड था। इसे कहते हैं फूड सरप्लस। और जब पेट भरने की चिंता खत्म हो गई तो लोगों को इधर उधर घूमने की जरूरत ही नहीं पड़ी और वो एक जगह पर परमानेंटली बसने लगे। इस नए बदलाव से, इन परमानेंट सेटलमेंट्स से सोसाइटी का पूरा स्ट्रक्चर ही बदलने लगा। अब लोगों की पहचान उनके कबीले या जन से नहीं, बल्कि उनकी जमीन से, उनकी टेरिटरी से होने लगी। और इससे कॉन्सेप्ट आया जनपदा का। इसे ब्रेक करके समझो, बहुत आसान है। जना यानी लोग या ट्राइब, और पड़ा यानी पैर। सिंपल भाषा में वो जमीन जहां किसी जन ने पहली बार अपने पड़ यानी पैर रखे और बस गए। द फर्स्ट फुटहोल्ड ऑफ अ ट्राइब। यहीं से टेरिटरी का आइडिया, एक डिफाइंड एरिया का आइडिया शुरू हुआ। सो दिस इज द क्रूशल पॉइंट। इस शिफ्ट से लीडरशिप का स्टाइल भी पूरा बदल गया। पहले जो चीफ्टन सिर्फ लोगों का लीडर था, अब वो राजा बन गया, जो एक जमीन का, एक टेरिटरी यानी जनपदा का मालिक था। उसकी पोजीशन अब एबिलिटी पर नहीं, हेरिडिटरी हो गई। मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। और अपनी जमीन को प्रोटेक्ट करने और पैसा कलेक्ट करने के लिए उसने एक रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी भी रखनी शुरू कर दी। और जो बलि पहले वॉलंटरी गिफ्ट था, वो अब कंपल्सरी टैक्स बन गया। देख रहे हो कितना बड़ा चेंज है? एवरीथिंग चेंज्ड। अब जब जमीन इतनी इंपॉर्टेंट हो गई तो क्या होगा? ऑब्वियसली पावर बढ़ाने की रेस शुरू हुई। छोटे छोटे जनपदास आपस में लड़ने लगे जमीन के लिए, रिसोर्सेज के लिए। जो जीता गया वो दूसरे को अपने में मिलाता गया और बड़ा होता गया। और इन लड़ाइयों और इस एक्सपेंशन से उभर कर आए 16 बड़े और पावरफुल स्टेट्स, जिनको हम महाजनापदास कहते हैं। अर्ली बुद्धिस्ट और जैना टेक्स्ट में इन 16 महाजनापदास का जिक्र मिलता है। फेमस नेम्स जैसे मगधा, कुरु, वज्जी और अवंती इसी लिस्ट से आते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सभी 16 महाजनापदास में एक जैसा सिस्टम नहीं था। कुछ में मोनार्की थी, यानी एक ही राजा का रूल था, जैसे मगधा में, लेकिन कुछ में, जैसे वज्जी में, एक गना संघा या ओलीगार्की थी। यहाँ कोई एक राजा नहीं था, बल्कि कई सारे रूलर्स मिलकर एक ग्रुप में एक असेंबली बनाकर रूल करते थे। सो डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट वर बीइंग ट्राइड आउट। तो एक टिपिकल महाजनपदा कैसा दिखता था? सोचो, इनकी अपनी एक कैपिटल सिटी होती थी, जिसके चारों तरफ किलेबंदी यानी फोर्टिफिकेशन होती थी। इनकी अपनी परमानेंट आर्मी थी और इनका एक रेगुलर टैक्स सिस्टम था, जो फार्मर्स से, ट्रेडर्स से, सबसे कलेक्ट किया जाता था। और ब्राह्मणास ने धर्मसूत्रास जैसे टेक्स्ट लिखकर राजा के रूल को और टैक्स कलेक्शन को लेजिटिमाइज किया, यानी उसे सही ठहराया। इन 16 महाजनपदास में से एक सबसे आगे निकल गया, मगधा, जो आज के बिहार का एरिया है। It became the first among equals, a sort of superpower. आइए देखते हैं कि मगधा इतना पावरफुल क्यों बना, उसके पीछे क्या रीजंस थे। Now, what's really interesting here is कि मगधा के पास सक्सेस का पूरा पैकेज था। एक परफेक्ट रेसिपी। उसकी जमीन बहुत फर्टाइल थी, तो एग्रीकल्चर से टैक्स भर भर के आता था। पास में ही जो आज का झारखंड है, वहाँ लोहे की माइंस थी, जिससे बेस्ट क्वालिटी के वेपन्स बनते थे। वहाँ के जंगलों में हाथी थे, जो आर्मी में एंशिएंट टैंक्स जैसा काम करते थे। इमेजिन, गंगा और उसकी नदियाँ चीप ट्रांसपोर्ट के लिए बेस्ट थीं। और इन सब के ऊपर बिंबिसारा और अजातशत्रु जैसे उनके राजा बहुत ही एम्बिशियस और क्लेवर थे। और उनकी कैपिटल्स भी, चाहे राजागृहा हो या पाटलिपुत्रा, बहुत स्ट्रेटेजिक और सिक्योर जगह पर थी। And this quote brilliantly illustrates the whole story. ये लाइन पूरे चैप्टर का समरी है। हमने एक मैसिव शिफ्ट को समझा है, जहां लोग घुमंतु कबीलों से निकलकर खेती करके जमीन पर बसकर बड़े बड़े राज्य बनाने लगे। It was a complete transformation of society. तो चलो एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। कहानी कहाँ से शुरू हुई? अर्ली वैदिक जन से, जो घूमते रहते थे। फिर आया आयरन, द गेम चेंजर, जिसने एग्रीकल्चर को सुपरचार्ज कर दिया। इससे हुए परमानेंट सेटलमेंट्स और बने जनपदास, जहां जमीन इंपॉर्टेंट हो गई। जनपदास की आपस की लड़ाई से बने 16 बड़े बड़े महाजनपदास, और उन सब में सबसे पावरफुल निकला मगधा, जिसके पास हर रिसोर्स था। सिंपल है ना? तो बच्चों, आई लीव यू विद दिस थॉट। अगर लोहे ने उस जमाने की किंगडम्स बनाए, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट किया, तो आज ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है, डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, जो फ्यूचर के नए एम्पायर्स बना रही है? इसके बारे में जरूर सोचना। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।
हेलो एवरीवन, सोचो जरा, क्या एक कहानी, एक एपिक स्टोरी हमें हजारों साल पुरानी सोसाइटी के बारे में सब कुछ बता सकती है? आज हम ऐसी ही एक कहानी महाभारता के जरिए एंशिएंट इंडिया की दुनिया में चलेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि उस टाइम फैमिलीज कैसी होती थीं, शादी के क्या रूल्स थे और सोसाइटी में लोगों का स्टेटस आखिर डिसाइड कैसे होता था। ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये एक टाइम मशीन है जो हमें 600 BCE से 600 CE के इंडिया में लेके जाएगी। तो आज के इस सफर में हम कहाँ-कहाँ रुकेंगे? हम शुरुआत करेंगे महाभारत से और देखेंगे कि हिस्टोरियंस इसे हिस्ट्री लिखने के लिए यूज कैसे करते हैं। फिर हम उस दौर के फैमिली और मैरिज के रूल्स को समझेंगे, वर्ना सिस्टम और जाति के कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि वेल्थ और स्टेटस का आपस में क्या कनेक्शन था। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले महाभारत। हम सब ने इसकी कहानियां सुनी है, राइट? लेकिन हिस्टोरियंस के लिए ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक खजाना है, एक खिड़की है जिससे हम उस जमाने की सोसाइटी में झांक सकते हैं, उनके बिलीव्स, उनके झगड़े, सब कुछ समझ सकते हैं। इस एपिक की सेंट्रल स्टोरी तो काफी सिंपल है। दो परिवार, कौरवाज और पांडवाज, इनके बीच जमीन और पावर के लिए लड़ाई। लेकिन इसकी स्केल देखो, 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक, और ये कोई एक दिन में नहीं लिखी गई। सोचो, इसको पूरा होने में लगभग 1000 साल लग गए। कहानियां पहले ओरल ट्रेडिशन से, यानी सुनी सुनाई जाती थी, और बहुत बाद में लिखी गई। इसीलिए हम इसे एक डायनामिक या लिविंग टेक्स्ट कहते हैं, क्योंकि ये वक्त के साथ बदलती रही, ग्रो होती रही। अब इससे एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। अगर एक कहानी 1000 साल तक अलग अलग जगहों पर सुनाई जा रही है, तो उसके कितने डिफरेंट वर्जन्स बन जाएंगे? बहुत सारे। तो असली महाभारत कौन सी है? हिस्टोरियंस के लिए ये एक बहुत बड़ा पजल था, और इसी पजल को सॉल्व करने के लिए एक जमाने में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। 1919 में BS सुखथंकार नाम के एक ब्रिलियंट स्कॉलर ने अपनी टीम के साथ एक मिशन शुरू किया। उन्होंने पूरे इंडिया से, कश्मीर से लेकर केरला तक, महाभारत की अलग अलग हैंड रिटन कॉपीज, जिन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते हैं, उनको कलेक्ट किया। फिर उन्होंने हर एक श्लोक को वर्ड बाय वर्ड कंपेयर किया। जो श्लोक सब में कॉमन मिले उन्हें मेन टेक्स्ट में डाल दिया, और जो थोड़े बहुत डिफरेंसेस थे उन्हें नीचे फुटनोट्स में लिख दिया। सोचो कितना मेहनती काम होगा। और पता है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा? 47 इयर्स। समझ रहे हो, लगभग आधी सेंचुरी। और इसका रिजल्ट था 13,000 से भी ज्यादा पेजेस का एक मैसिव वर्क। इस प्रोजेक्ट से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आई कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में महाभारत की कोर स्टोरी तो सेम थी, लेकिन हर रीजन ने उसमें अपने लोकल आइडियाज और वेरिएशंस भी जोड़े थे। ओके, तो हमने महाभारत की स्टोरी और उसकी मेकिंग तो समझ ली, पर ये टेक्स्ट हमें उस सोसाइटी के बारे में क्या बताता है? लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। फैमिली। हर सोसाइटी का कोर तो फैमिली ही होती है ना। तो चलो देखते हैं कि उस दौर में फैमिली, रिश्तेदारी और शादी के क्या नियम थे। ये वर्ड ध्यान से सुनो और हो सके तो नोट कर लो, पैट्रिलिनी। ये इस पूरे चैप्टर का एक सेंट्रल आइडिया है। इसका सिंपल मतलब है पिता से पुत्र तक। ऐसा सिस्टम जहां वंश, प्रॉपर्टी, पावर, सब कुछ फादर से सन को जाता है। और महाभारत की पूरी लड़ाई ही इसी बात पर थी कि हस्तिनापुर की गद्दी किस बेटे को मिलेगी। इट वॉज ऑल अबाउट पैट्रिलिनियल सक्सेशन। शादी के भी कई अलग अलग रूल्स और टाइप्स थे। कुछ कॉमन टर्म्स समझते हैं। एंडोगेमी मतलब अपने ही ग्रुप या कास्ट में शादी करना। एक्सोगेमी मतलब ग्रुप से बाहर, जिसे ज्यादातर आइडियल माना जाता था। राजा महाराजाओं में पॉलीजिनी कॉमन थी, यानी एक राजा की कई रानियां। और इसका उल्टा पॉलिएंड्री, जहां एक औरत के मल्टीपल हस्बैंड्स होते थे। और इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल तो महाभारता में ही है। कौन? बिल्कुल सही, द्रौपदी। मैरिज से जुड़ा एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गोत्रा सिस्टम। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के हिसाब से हर गोत्रा का नाम एक वैदिक ऋषि के नाम पर रखा गया था, और उस गोत्रा के सभी लोग उन्हीं के डिसेंडेंट्स माने जाते थे। इसके 2 मेन रूल्स थे, ध्यान से सुनना। पहला, शादी के बाद औरत को अपने फादर का गोत्र छोड़कर अपने हस्बैंड का गोत्र अपनाना पड़ता था। और दूसरा, सेम गोत्रा के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, क्या ये रूल्स सब लोग हमेशा फॉलो करते थे? इसका जवाब है नहीं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सातवाहना रूलर्स। उनकी रानियां शादी के बाद अपने फादर का गोत्र नहीं छोड़ती थी, और उनके राजा तो अपने नाम से पहले अपनी माँ का नाम लगाते थे। जैसे राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी, इसका मतलब है गौतमी का बेटा सातकर्णी। इससे साफ पता चलता है कि रूल्स और रियलिटी में हमेशा फर्क होता है। अब फैमिली से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पूरी सोसाइटी के स्ट्रक्चर को देखते हैं।
ब्राह्मणिकल टेक्स्ट्स ने सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जिसे हम वर्ना सिस्टम के नाम से जानते हैं। चलो देखते हैं ये आइडियल ऑर्डर क्या था। इस सिस्टम के हिसाब से सोसाइटी को 4 लेवल्स में बांटा गया था। सबसे ऊपर ब्राह्मण्स, प्रीस्ट्स और स्कॉलर्स, उनके नीचे क्षत्रियज, वॉरियर्स और रूलर्स जिनका काम था प्रोटेक्ट करना। फिर आते थे वैश्याज जो ट्रेड और फार्मिंग करते थे, और सबसे नीचे शूद्राज जिनका काम था ऊपर की तीनों वर्णास को सर्व करना। टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ये एक डिवाइन ऑर्डर था जिसे भगवान ने बनाया था। पर अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है। अगर आइडियल रूल ये था कि सिर्फ क्षत्रिय ही राजा बन सकते हैं, तो क्या रियलिटी में भी ऐसा ही था? क्या हर राजा एक क्षत्रिय था? व्हाट डू यू थिंक? यहीं पर किताबों में लिखे रूल्स और असली जिंदगी का फर्क सामने आता है। टेक्स्ट्स कहते थे कि राजा सिर्फ क्षत्रिय हो सकता है, पर हिस्ट्री में हमें एविडेंस मिलता है कि कई पावरफुल राजे क्षत्रिय थे ही नहीं। इससे क्या पता चलता है कि असली पावर इस बात से नहीं आती थी कि आप जिस वर्णा में पैदा हुए हो, बल्कि इससे आती थी कि आपके पास कितना सपोर्ट है, कितने रिसोर्सेज हैं। चलो इसके कुछ सॉलिड एग्जाम्पल्स देखते हैं। मौर्यन एम्पायर इतना बड़ा एम्पायर था, पर उन्हें कुछ टेक्स्ट में लो ऑरिजिन का माना जाता है। शकाज जो सेंट्रल एशिया से आए थे, उन्हें म्लेच्छाज या आउटसाइडर्स कहा गया, फिर भी वो राजा बने। और सातवाहनास तो खुद को ब्राह्मण कहते थे, जबकि रूल करना तो क्षत्रिय का काम था। ये साफ दिखाता है कि वर्णा सिस्टम के रूल्स इतने रिजिड नहीं थे इन प्रैक्टिस। लेकिन सोसाइटी सिर्फ इन 4 कैटेगरीज में फिट नहीं हो सकती। लाइफ इज वे मोर कॉम्प्लेक्स, राइट? कई नए प्रोफेशंस और कम्युनिटीज आ रही थी जो इस 4 वर्णा सिस्टम में फिट नहीं हो रही थी। तो उनको कैसे क्लासिफाई किया गया? यहाँ जाति का कॉन्सेप्ट आता है। जाति भी बर्थ बेस्ड थी, लेकिन वर्णा से थोड़ी फ्लेक्सिबल थी। सोचो, वर्णा सिस्टम में सिर्फ 4 बड़े बड़े बॉक्सेस थे। जब नए ग्रुप्स आए, जैसे सोनार यानी गोल्डस्मिथ्स, तो उनके लिए एक अलग छोटा बॉक्स बना दिया गया जिसे जाति कहते थे। इसीलिए जातिज अनगिनत थी। इस सोशल लैडर में कुछ लोग इतने नीचे थे कि उन्हें लैडर से ही उतार दिया गया। इन्हें चंडालास या अनटचेबल्स कहा गया। उन्हें वो काम दिए जाते थे जिन्हें पोल्यूटिंग या अपवित्र माना जाता था, जैसे डेड बॉडीज को हैंडल करना। इस वजह से उन्हें सोसाइटी से अलग थलग रखा जाता था। मनुस्मृति जैसे टेक्स्ट्स में इनके लिए जो रूल्स लिखे गए वो बहुत ही हार्श थे। जरा सोचो, आपको गांव के बाहर रहने को कहा जाए, आपको दूसरों के फेंके हुए बर्तन यूज करने पड़े, आपको मरे हुए लोगों के कपड़े पहनने पड़े, और रात में आपको शहर में आने की भी परमिशन ना हो। इट वॉज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट लाइफ। चलो अब लास्ट बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चलते हैं, पैसा और प्रॉपर्टी। इस सोसाइटी में किसके पास क्या था? क्या प्रॉपर्टी का एक्सेस भी वर्णा और जेंडर पर डिपेंड करता था? लेट्स फाइंड आउट। प्रॉपर्टी राइट्स में जेंडर के बेसिस पर बहुत बड़ा डिफरेंस था। पट्रीलिनी के रूल के हिसाब से फादर की प्रॉपर्टी जैसे जमीन, पैसा, वो सिर्फ बेटों को मिलती थी। अक्सर सबसे बड़े बेटे को एक स्पेशल एक्स्ट्रा हिस्सा भी मिलता था। औरतों का अपने पिता की प्रॉपर्टी पर कोई क्लेम नहीं होता था। उनका हक सिर्फ स्त्रीधन पर था। आसान भाषा में वो गिफ्ट जो उन्हें शादी के वक्त मिलते थे। इस स्त्रीधन को उनके बच्चे इनहेरिट कर सकते थे, पर उनके हस्बैंड का उस पर कोई लीगल क्लेम नहीं होता था। तो चलो एक फटाफट रिवीजन करते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। पहली बात, महाभारता सिर्फ एक कहानी नहीं, हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। दूसरी, पैट्रिलिनी यानी पिता से पुत्र वाला सिस्टम सोसाइटी का बेस था। तीसरा, वर्णा सिस्टम के जो रूल्स थे वो आइडियल थे, पर रियलिटी उससे काफ़ी फ्लेक्सिबल थी। चौथा, सोसाइटी में बहुत डीप हायरार्कीज थीं, अनटचेबिलिटी जैसी प्रैक्टिसेस भी थीं। और पांचवा, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी होगी ये आपके कास्ट और जेंडर पर बहुत डिपेंड करता था। तो आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या हिस्ट्री सिर्फ राजाओं और उनकी लड़ाइयों की कहानी है, या फिर महाभारता जैसे सोर्सेस से हमें उस दौर के आम लोगों की कॉम्प्लेक्स एवरीडे लाइफ्स के बारे में भी कुछ पता चलता है? इसके बारे में ज़रूर सोचना। और हाँ, कोई भी डाउट हो, अजीब से अजीब सवाल भी हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछने से बिल्कुल मत झिझकना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आज का चैप्टर है थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स। कभी सोचा है कि लोगों का फेथ, उनका विश्वास कैसे पत्थरों में, बिल्डिंग्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है? कैसे लोगों की सिंपल सोच से इतने बड़े बड़े अमेजिंग स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं? चलो आज हम इस चैप्टर में यही फैंटास्टिक जर्नी एक्सप्लोर करने वाले हैं। चलो सबसे पहले एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जस्ट इमेजिन एक सिंपल सा मिट्टी का टीला, अ माउंड ऑफ अर्थ। हाउ डज दैट
That turned into a massive, grand monument. एक ऐसी जगह जहां लोग for centuries आकर worship करते हैं. यही तो पूरी स्टोरी है जो हम आज ट्रेस करने वाले हैं. From a simple mound to a sacred stupa और फिर आगे a majestic temple. तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखो, बड़ी बड़े टेम्पल्स या स्तूपास तो अचानक से नहीं बन गए, राइट? सबसे पहले लॉन्ग बिफोर ऑल दिस लोग नेचर में ही पवित्रता यानी सेक्रेडनेस ढूंढते थे. मान लो कोई बहुत ही पुराना जायंट बनियान ट्री है या कोई यूनिक लुकिंग रॉक फॉर्मेशन. इन जगहों को नेचुरली होली माना जाता था. सो इन अ वे यही थे दुनिया के पहले श्राइन्स. Okay, so you have these sacred spots. अब लोग क्या करेंगे? Naturally, they started creating small, dedicated places for prayer right there. और इन्हीं जगहों को कहते थे chaitya. Basically an early Buddhist shrine, a small prayer hall. अब ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही छोटे-छोटे chaityas आगे आने वाले grand structures के, पहले building blocks थे. Alright, so from these small shrines, let's move on to the first major architectural form in Buddhism, this stupa. चलो देखते हैं कि वो साधारण सा मिट्टी का टीला इतना इम्पोर्टेंट, इतना सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर कैसे बन गया. तो व्हाट एग्जैक्टली इज अ स्तूपा? आई मीन, बाहर से तो इट जस्ट लुक्स लाइक अ सेमी सर्कुलर माउंड, राइट? बट द रियल मैजिक, द रियल सेक्रेडनेस इज व्हाट्स इनसाइड. Stupas were built over the relics of the Buddha, things like his ashes or objects he used. In fact, Emperor Ashoka ने इन relics को पूरे एम्पायर में भेजकर उनके ऊपर स्तूपास बनवाए थे. That's why they are so holy. Okay, let's break down the anatomy of a stupa. Think of it like Lego blocks. The first and the biggest block is the anda. ये जो आपको बड़ा सा semi-circular dome दिख रहा है, यही अंडा है. शुरू में ये literally बस एक मिट्टी का टीला ही था. बाद में, to make it more permanent, इसे bricks और stone से cover कर दिया गया. Now, right on top of the anda, you'll see this balcony-like structure. ये है harmika. And it's not just for decoration. Okay? It has a very deep symbolic meaning. The Harmika represents the abode of the gods, a sacred space sitting right on top of this earthly mound. और story ऊपर जाती है. From the Harmika, एक must like a pole comes out. This is the Yashthe. And on top of that, you have the Chhatri or the umbrella. इनका भी बहुत powerful symbolism है. The Yashthe is like a cosmic axis connecting heaven and earth. और छतरी उस sacred space के ऊपर protection और royalty का symbol है. Okay, let's do a quick recap of all the parts. पहले अंडा, the dome. उसके ऊपर harmika, the balcony. फिर yashti, the mast. And on top, the chhatri. But wait, there are two more crucial parts. पूरे stupa के around एक railing होती है, a boundary wall. This is the Vedika. It separates the sacred from the ordinary. और इस sacred space में enter करने के लिए एक grand, beautiful gateway, the Torana. Alright, quick check for you guys. वो रेलिंग जो सीक्रेट स्पेस को बाहर की दुनिया से सेपरेट करती है, उसे क्या कहते हैं? Come on, you know this. Yes, exactly. It's the Vedika. बहुत important term है for exams, so make sure you remember this one. लेकिन एक बात समझ लो, stupas were not always this. Plain and simple. Over time, they got a serious upgrade, a grand makeover, you could say. They went from being simple mounds to these incredibly decorated monuments that told amazing stories. And this didn't happen overnight. Just look at this timeline. The construction of major stupas like Sanchi and Barhut began around the 2nd century BC. But it wasn't a one-and-done project. For centuries, people, different patrons, kept adding to them, funding decorations and making them grander and grander. So who were these patrons? Surf kings like the Satavahanas? Nope, it was everybody. Look at this amazing inscription from Sanchi. It says, a pillar was a gift from the ivory workers of Vidisha. Imagine that. Merchants, artisans, even common men and women, everyone pitched in. These were truly community projects. So remember the gateways, the Toranas, and the railings, the Vedikas? Initially, they were just plain stone. But later, wow, they were covered in the most beautiful, intricate carvings. And these weren't just pretty patterns. They were telling entire stories from Buddha's life and the Jataka tales. These monuments literally became storybooks made of stone. And amidst all these carvings, you'll often find this very graceful figure of a woman holding the branch of a tree, the Shalabanjika. She was considered a symbol of good fortune, of auspiciousness. This shows us how local beliefs and traditions just beautifully merged into Buddhist art.
Now, this is super interesting. While the stupas were getting their grand makeover, something else was happening in parallel. A completely new design philosophy was taking shape. The first Hindu temples. Let's explore that path now. Okay, so what's the fundamental difference between an early stupa and an early temple? It all comes down to their purpose. A stupa was built to house relics, so it was a solid mound. You couldn't go inside. You showed your devotion by walking around it, what we call circumambulation. On the other hand, a temple was built to house the image of a deity. So its core was a small room, the Garbhagriha, which you had to go inside to see the deity. See the difference? Around versus inside. That's a huge shift in how people worshipped. And just like stupas, temples also evolved. At first, it was just that one small room, the Garbhagriha. Then, to show its importance, a tall tower, the Shikhara, was built right on top of it. And as more devotees started coming, a big assembly hall, the Mandapa, was added in the front for people to gather. It's just like building a house, right? You start with one room, then add a second story, and then a big living room in the front. Okay, now we reach the absolute peak of architectural genius for both traditions, a point where builders weren't just using stone, they were carving entire mountains into masterpieces. I mean, just try to imagine the skill of these ancient architects. They didn't build with stone, they carved entire temples out of the mountainside. These are the artificial caves and rock-cut temples. It's just mind-blowing, isn't it? And if you want to see the ultimate example of this mastery, look no further than the Kailashnath Temple at Ellora. This entire temple, this entire complex, was carved from one single massive rock, from the top down. It wasn't built, it was sculpted out of a mountain, a monolithic structure. It's absolutely breathtaking. So, by the end of this long journey, both the stupa and the temple had become these incredibly grand monuments. The Buddha stupa now had its ornate gateways, or tornas, a stone-cased anda, and a path to walk around. And the Hindu temple had its own large gateways, the tall shikhara over the main shrine, and covered halls, or mandapas, for devotees. Both evolved into complex, awe-inspiring structures in their own right. So, let's just quickly recap our journey. We started with a simple mound of earth and a small square room, and we saw how they evolved into grand monuments that tell epic stories in stone. A truly incredible evolution, from simple ideas to stunning architectural realities. And I'll leave you with one final thought. If these ancient stones could actually speak, just imagine the other stories they would tell us. Stories of faith, of art, and of the countless people who poured their lives into creating them. Something to think about, right? That's all for today's Explainer. See you next time. सोचो अगर आप अपने ही देश को, इंडिया को, सदियों पहले किसी बाहर वाले की नज़र से देखते तो कैसा लगता? उन्हें क्या चीज़ें अजीब लगती होंगी, क्या चीज़ें ब्रिलियंट और क्या बिल्कुल समझ से परे। चलिए आज हम इसी टाइम ट्रैवल पर चलते हैं और मीडिएवल इंडिया को देखते हैं उन ट्रैवलर्स की आंखों से जिन्होंने इसे एक्सपीरियंस किया था। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि उस जमाने में लोग इतना रिस्की सफ़र करते ही क्यों थे? ये कोई आज जैसी 2 हफ्ते की वेकेशन नहीं थी। इसका मतलब था सालों तक चलते रहना, रास्ते में डाकू, बीमारियां और ना जाने कैसे कैसे खतरों का सामना करना। आखिर ऐसी क्या बात थी? देखिए, वजह कोई एक नहीं थी, बहुत सारी थी। कुछ लोग काम की तलाश में निकलते थे, एक बेहतर जिंदगी के लिए। कुछ लोग अपने घर पर आए किसी नेचुरल डिजास्टर जैसे सूखा या बाढ़ से बचने के लिए भाग रहे थे। फिर आते थे तीर्थ यात्री और पंडित, साथ में थे ट्रेडर्स नए मार्केट्स ढूंढने, और सोल्जर्स अपनी ड्यूटी पर। और हाँ, इन सब के बीच कुछ ऐसे भी थे जिन्हें बस एडवेंचर का कीड़ा था, बस दुनिया देखनी थी। इस एक्सप्लेनर में हम 3 ऐसे ही खास लोगों पर फोकस करेंगे, 3 अलग अलग सदियों से। 11th सेंचुरी में आते हैं अल बिरूनी, अ प्रॉपर स्कॉलर, जो हर चीज़ की गहराई में जाते थे। फिर 300 साल बाद 14th सेंचुरी में मिलते हैं इब्न बतूता से, अ ट्रू एडवेंचरर एट हार्ट। और फिर 17th सेंचुरी में आते हैं फ्रांसवा बर्नियर, जिनका काम ही था हर चीज़ को यूरोप से कंपेयर करके जज करना। 3 लोग, 3 सदियां, और इंडिया की 3 बिल्कुल अलग कहानियां। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले मुसाफिर अल बिरूनी से। वो उज़्बेकिस्तान से आए एक ब्रिलियंट स्कॉलर थे। लेकिन सुनिए, वो इंडिया घूमने नहीं आए थे। उन्हें 11th सेंचुरी में सुल्तान महमूद ऑफ गजनी एक बंदी, एक हॉस्टेज बनाकर यहां लाए थे। कैन यू इमेजिन? क्या शुरुआत थी उनके इंडिया के सफर की। लेकिन अपने हालातों के बावजूद
अल बिरूनी की क्यूरियोसिटी इतनी स्ट्रांग थी कि उन्होंने यहाँ सालों बिताए। उन्होंने संस्कृत सीखी, जो उस टाइम एक फॉरेन स्कॉलर के लिए सोचिए कितना बड़ा काम था, और फिर अपने सारे ऑब्जर्वेशंस को एक मैसिव किताब किताबुल हिंद में लिख डाला। और ये मत सोचना कि ये कोई सिंपल ट्रैवल डायरी थी, ना, ये तो एक एनसाइक्लोपीडिया थी 80 चैप्टर्स की, जिसमें इंडियन फिलॉसफी, रिलीजन, साइंस और सोशल कस्टम्स सब कुछ था। उनका लिखने का स्टाइल भी बहुत ही यूनिक और सिस्टमैटिक था, एकदम साइंटिफिक अप्रोच। हर चैप्टर की शुरुआत एक सवाल से होती थी, फिर संस्कृत टेक्स्ट की स्टडी के बेसिस पर एकदम डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देते थे, और आखिर में इंडियन कॉन्सेप्ट्स को दूसरे कल्चर्स जैसे ग्रीक्स के साथ कंपेयर करते थे। कितना कमाल का मेथड था ना। पर उनके लिए इंडिया को समझना आसान नहीं था। उन्होंने खुद 3 बड़ी रुकावटें बताईं। पहली थी लैंग्वेज। उनके लिए संस्कृत इतनी अलग थी कि चीज़ों को आपस में ट्रांसलेट करना बहुत ही मुश्किल था। दूसरा, यहाँ के धार्मिक विश्वास और रीति रिवाज उनके लिए बिल्कुल नए थे। और तीसरा, उन्होंने नोटिस किया कि यहाँ के लोग थोड़े अपने में ही रहते थे और बाहर वालों से अपनी नॉलेज शेयर करने में हिचकिचाते थे। अल बिरूनी ने कास्ट सिस्टम के बारे में डिटेल में लिखा, लेकिन एक चीज थी जिसे उन्होंने साफ साफ रिजेक्ट कर दिया। वो था अनटचेबिलिटी का आइडिया। उनका आर्ग्यूमेंट बड़ा सिंपल और पावरफुल था। उन्होंने कहा कि देखो, नेचर में हर चीज जो पोल्यूटेड होती है वो वापस साफ होने की कोशिश करती है। जैसे सूरज हवा को साफ करता है, तो फिर इंसान हमेशा के लिए पोल्यूटेड कैसे हो सकता है। उनके लिए ये कॉन्सेप्ट नेचर के लॉस के ही खिलाफ था। तो ये थे अल बिरूनी, द स्कॉलर। अब चलो 300 साल आगे 14th सेंचुरी में, और मिलते हैं एक बिल्कुल अलग पर्सनालिटी से। ये थे मोरक्को के इब्न बतूता, जिन्हें किताबों से ज्यादा सफर का शौक था, एक जिद्दी और एडवेंचर लविंग मुसाफिर। अगर अल बिरूनी अल्टीमेट स्कॉलर थे, तो इब्न बतूता थे द अल्टीमेट एक्सप्लोरर। उनका साफ मानना था कि असली नॉलेज किताबों में नहीं, सफर करने से मिलती है, दुनिया को अपनी आंखों से देखने से मिलती है। और वो अपनी इस फिलॉसफी पर जिए भी। उन्होंने अपनी जिंदगी में लगभग 75,000 माइल्स का सफर किया, 75,000 माइल्स। ये उस जमाने के किसी भी एक्सप्लोरर से कहीं ज्यादा था। वो 1333 में इंडिया पहुंचे, दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की शोहरत सुनकर, और सुल्तान उनकी नॉलेज से इतने इंप्रेस हुए कि उन्हें सीधा दिल्ली का जज यानी काजी बना दिया। सोचो, एक फॉरेनर को इतनी बड़ी पोस्ट। और इब्ने बतूता ने यहाँ जो भी अनोखा देखा, जो भी एक्सपीरियंस किया, सब कुछ अपनी ट्रैवल डायरी रिहला में लिख डाला। और उनकी डायरी में एक आउटसाइडर का पर्सपेक्टिव साफ दिखता है। वो ऐसी चीजों से फैसिनेट होते थे जो हमारे लिए बिल्कुल आम है, जैसे नारियल। उन्होंने कोकोनट को ऐसे डिस्क्राइब किया जैसे कोई अजीब चीज देख ली हो। लिखते हैं कि ये इंसान के सर जैसा दिखता है, और पान से भी उतने ही हैरान थे। उन्होंने लिखा कि ये एक ऐसी बेल है जिसे फल के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ उसके पत्तों को चबाने के लिए उगाया जाता है। लेकिन जिस चीज ने उन्हें सच में हैरान कर दिया, वो था इंडिया का कम्युनिकेशन नेटवर्क, यानी पोस्टल सर्विस। उन्होंने 2 तरह की पोस्ट के बारे में बताया, एक घोड़े वाली पोस्ट जिसे उलुक कहते थे, और दूसरी पैदल जिसे दावा कहते थे। और सबसे कमाल की बात, ये पैदल वाली पोस्ट जिसमें रनर्स रिले रेस की तरह चिट्ठियां लेकर दौड़ते थे, घोड़े वाली पोस्ट से भी तेज थीं। कैन यू बिलीव इट? तो ये था इब्न बतूता का इंडिया, फुल ऑफ लाइफ। अब सीधा 300 साल आगे चलते हैं 17th सेंचुरी में, जब मुगल एम्पायर अपने पीक पर था। यहाँ हम मिलते हैं हमारे तीसरे ट्रैवलर फ्रांसवा बर्नियर से। ये फ्रांस से आए एक डॉक्टर थे, और उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। बर्नियर के लिए बेंचमार्क हमेशा यूरोप था, खासकर फ्रांस। इसलिए वो इंडिया में जो कुछ भी देखते थे उसे हमेशा यूरोप से कंपेयर करते थे, और उस कंपैरिजन में उन्होंने इंडिया को हमेशा कम ही दिखाया। उनकी लिखाई में हमेशा एक चीज दिखती है, एक तरफ सुपीरियर डेवलप्ड वेस्ट और दूसरी तरफ एक गरीब पिछड़ा हुआ ईस्ट। उनका सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट था जमीन को लेकर। बर्नियर ने क्लेम किया कि इंडिया में प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उनके हिसाब से सारी जमीन का मालिक अकेले बादशाह था। उनका मानना था कि इसी एक वजह से किसान गरीब थे और खेती बर्बाद हो रही थी। सिंपल सी बात है, जिस जमीन के आप मालिक ही नहीं हो, उसकी भलाई के लिए आप क्यों मेहनत करोगे। और यही सोच उनकी शहरों के बारे में भी थी। बर्नियर ने इंडियन शहरों को बस कैंप टाउन्स बोल दिया। उनका कहना था कि ये यूरोप की तरह परमानेंट प्रोडक्शन के सेंटर्स नहीं थे, ये तो बस रॉयल कोर्ट पर डिपेंडेंट थे। मतलब जैसे ही बादशाह गया, शहर भी गायब। बनेरी की किताबें यूरोप में बहुत पॉपुलर हुईं, और उनकी लिखी हुई बातों का असर यूरोप में बहुत गहरा पड़ा, खासकर जब उन्होंने सती प्रथा का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने एक जवान विधवा को जबरदस्ती जलाए जाने का आंखों देखा हाल लिखा था। इस एक कहानी ने
यूरोप में इंडिया की एक बहुत ही नेगेटिव, एक बारबेरिक इमेज बना दी। तो देखा आपने, एक ही देश इंडिया, लेकिन 3 अलग-अलग सदियों से आए 3 मुसाफिरों ने उसकी 3 बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें पेश की। ये एक ऐसी तस्वीर है जो अलग-अलग रंगों से बनी है, अ मोज़ेक ऑफ पर्सपेक्टिव्स। सो लेट्स रिकैप। हमने देखा अल-बिरूनी को, 11वीं सेंचुरी का वो स्कॉलर जो इंडिया के समाज को समझना चाहता था। फिर हम मिले इब्न बतूता से, 14वीं सेंचुरी का वो एडवेंचरर जिसे यहाँ के शहरों, लोगों और ट्रेड में इंटरेस्ट था। और आखिर में 17वीं सेंचुरी के क्रिटिक फ्रांसवा बर्नियर, जिसका फोकस पॉलिटिक्स और हमेशा यूरोप से कंपैरिजन पर था। एक स्कॉलर, एक एडवेंचरर और एक क्रिटिक। तो आखिर असली इंडिया कौन सा है? अल-बरूनी का ज्ञानी इंडिया, इब्न बतूता का रंगीन इंडिया, या बर्नियर का गरीब और अत्याचारी इंडिया? वेल, जवाब यह है कि शायद सभी सच का एक हिस्सा है और कोई भी पूरी तरह सच नहीं है। हिस्ट्री कभी एक सीधी लाइन नहीं होती, ये तो अलग अलग नजरियों से बनी एक तस्वीर है। असली चैलेंज ये समझने में है कि उन्होंने वही क्यों देखा जो उन्होंने देखा, और उन सब टुकड़ों को जोड़कर अपने लिए एक पूरी पिक्चर बनाना। तो बच्चों, चलो शुरू करते हैं हिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, भक्ति सूफी ट्रेडिशंस। और इसमें हम 8th से 18th सेंचुरी के टाइम पीरियड को समझेंगे, मतलब लगभग 1000 साल। हम देखेंगे कि इस टाइम में इंडिया में लोगों के जो रिलीजियस बिलीफ्स थे, उनके पूजा पाठ करने के तरीके और उनका भगवान से जो कनेक्शन था, ये सब कैसे बदला। It's a really fascinating story full of new ideas, great saints, and a very personal search for God. ओके, सो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, आखिर लोगों को भगवान को पूजने के नए रास्तों की जरूरत ही क्यों पड़ी? व्हाट वाज रॉन्ग विद द ओल्ड वेज? ऐसी क्या कमी थी पुराने तरीकों में कि एक पूरी की पूरी मूवमेंट शुरू हो गई जो साउथ से नॉर्थ इंडिया तक फैल गई? लेट्स फाइंड आउट। इस सवाल का जवाब समझने के लिए लेट्स लुक एट दिस कंपैरिजन। देखो, लेफ्ट साइड पे है पुराना ट्रेडिशन, वैदिक ब्राह्मणिज्म। अब इसमें अथॉरिटी तो वेदास की थी, नो डाउट, पर 2 बड़ी प्रॉब्लम्स थी। एक, वेदास लिखे थे कॉम्प्लेक्स संस्कृत में जो आम आदमी को समझ नहीं आती थी, और दूसरी, जो कि बहुत बड़ी बात थी, वुमेन और शूद्रास को तो इनको पढ़ना ही अलाउड नहीं था। इट वॉज वेरी एक्सक्लूसिव। अब इसके रिस्पॉन्स में राइट साइड पे देखो, ब्राह्मणास ने एक नया रास्ता निकाला, पुरानिक हिंदुइज्म। उन्होंने पुराणास लिखे जो सिंपल संस्कृत में थे, स्टोरीज की फॉर्म में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इससे वुमेन और शूद्रास भी सुन सकते थे। सो इट वॉज मेड मच मोर इंक्लूसिव, यू सी, ताकि लोग उनके साथ जुड़े रहें। और पता है, ब्राह्मणास ने एक और बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी यूज की, जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि इंडिया के अलग अलग हिस्सों में जो लोकल देवी देवता पूजे जाते थे ना, उनको उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया। इंस्टेड उनको अपने मेन गॉड्स जैसे विष्णु या शिवा का ही एक रूप यानी अवतार बना दिया, या फिर उनकी फैमिली का हिस्सा बना दिया। बेस्ट एग्जाम्पल देखो, उड़ीसा के लॉर्ड जगन्नाथ, वो एक लोकल ट्राइबल डेटी थे, उन्हें विष्णु का ही एक फॉर्म बता दिया गया। ऐसे ही जो लोकल गॉडेसेस थी, उन्हें मेन गॉड्स की वाइफ बना दिया गया। लक्ष्मी एज विष्णुज वाइफ, पार्वती एज शिवाज वाइफ। देखा, व्हाट अ क्लेवर वे टू ब्रिंग एवरीवन अंडर वन अम्ब्रेला। लेकिन एक मिनट, इन सब चेंजेस के बाद भी एक प्रॉब्लम अभी भी थी। एक फंडामेंटल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, और वो प्रॉब्लम क्या थी कि भगवान से जुड़ने के लिए, किसी भी पूजा पाठ या रिचुअल के लिए आपको अभी भी एक प्रीस्ट की जरूरत थी। मतलब पुरोहित से ही यज्ञ और हवन करवाना पड़ता था। सो द मिडल मैन वॉज स्टिल देयर। आपका डायरेक्ट कनेक्शन गॉड से अभी भी नहीं था। और इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन बनकर आई द भक्ति मूवमेंट। एक ऐसी वेव, एक ऐसी लहर जो इन्हीं रिचुअल्स और प्रीस्ट के बैरियर्स को तोड़ना चाहती थी। और इस टाइमलाइन को देखो, ये वेव शुरू कहां से हुई? 6th सेंचुरी में साउथ इंडिया से, स्पेसिफिकली तमिलनाडु। वहां से ये आगे बढ़ी 12th सेंचुरी में कर्नाटका पहुंची, फिर महाराष्ट्र, और फाइनली 15th सेंचुरी तक ये पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल चुकी थी, जहां हमें कबीर और गुरु नानक जैसे महान संत मिलते हैं। तो अब देखते हैं इस मूवमेंट के पायोनियर्स कौन थे। शुरुआत की थी तमिलनाडु के 2 ग्रुप्स ने, अल्वार्स और नायनार्स। अब इसको याद करने की एक सिंपल ट्रिक है। अल्वार्स में वी है, तो ये थे डिवोटीज ऑफ विष्णु, और नायनार्स, लॉर्ड शिवा को त्रिनयन कहते हैं ना, तो नायनार्स द डिवोटीज ऑफ शिवा। सिंपल। इन्होंने किया क्या, ये लोग गांव-गांव जाते थे और लोकल लैंग्वेज यानी तमिल में अपने गॉड के लिए भजन गाते थे। बट इससे भी इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि उन्होंने कास्ट सिस्टम और ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को स्ट्रांगली अपोज किया। उन्होंने सबके लिए आवाज उठाई। सो व्हाट वाज द मेन आइडिया? भक्ति का जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे रेवोल्यूशनरी आइडिया था, वो बस इतना सा था, आप और भगवान के बीच में कोई नहीं आ सकता।
नो मिडलमैन। आप गॉड से डायरेक्ट कनेक्शन बना सकते हो, अपनी डिवोशन से, अपने प्रेम से और अपनी खुद की लैंग्वेज में। इसके लिए ना तो किसी पंडित की जरूरत है, ना किसी महंगे यज्ञ की, और ना ही कॉम्प्लिकेटेड मंत्रास की। समझ रहे हो? इट वॉज लाइक अ लिबरेशन ऑफ वर्शिप। ऑलराइट, तो अभी तक हमने भक्ति मूवमेंट को अच्छे से समझ लिया, लेकिन अब एक स्टोरी में एक नया ट्विस्ट आता है। इंडिया में आगमन होता है इस्लाम का। तो चलो अब देखते हैं कि जब इस्लाम इंडिया में आया तो उससे क्या नए चेंजेस आए और कैसे एक नया मिस्टिकल पाथ, जिसे हम सूफिज्म कहते हैं, शुरू हुआ। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये सूफिज्म है क्या? सिंपली पुट, सूफिज्म इस्लाम का ही एक मिस्टिकल, एक रूहानी फॉर्म है। ये शुरू क्यों हुआ? पता है, उस वक्त जो कैलिफेट था यानी इस्लामिक एम्पायर, वो बहुत मटीरियलिस्टिक हो रहा था। तो उसके रिएक्शन में ये मूवमेंट शुरू हुई। सूफीज का कहना था कि असल मुक्ति या सैल्वेशन दौलत से नहीं मिलती, वो मिलती है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से, इंटेंस डिवोशन, गहरी मोहब्बत से। साउंड्स फेमिलियर? बिल्कुल भक्ति जैसा ही है ना। अब ये सूफी सेंट्स एक पूरे सिस्टम के अंदर रहते थे। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहला है खानका। ये उनका कम्युनिटी सेंटर या आश्रम जैसा था, जहां मास्टर रहते थे। मास्टर को क्या कहते थे? शेख, पीर या मुर्शिद। और उनके जो डिसाइपल्स होते थे उन्हें कहते थे मुरीद। फिर एक टर्म है जियारत। इसका मतलब है सूफी सेंट्स की टूम यानी उनकी दरगाह पर जाना। और लास्ट में सिलसिला, जो एक स्पिरिचुअल चेन की तरह थी, जो मास्टर को उनके डिसाइपल से जोड़ती थी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। और ये सूफी सेंट्स इतने ज्यादा पॉपुलर और रिस्पेक्टेड थे कि उनके फॉलोअर्स उन्हें कुछ और ही लेवल पे मानते थे। फॉर एग्जाम्पल, जो शेख निजामुद्दीन औलिया थे, उनके फॉलोअर्स उन्हें सुल्तानुल मशाइख कहते थे। इसका मतलब क्या? सुल्तान ऑफ शेख्स। अब आप खुद सोचो, जब दिल्ली का असली सुल्तान ये सुनता होगा कि उसके शहर में एक और सुल्तान घूम रहा है जिसको लोग इतना मानते हैं, तो उसको थोड़ी टेंशन तो होती होगी ना। बिल्कुल। और इसी से पॉलिटिकल पावर और स्पिरिचुअल पावर के बीच एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग डायनामिक क्रिएट होता था। नाउ, ये जो सूफी लोग थे ना, ये आम तौर पर पॉलिटिक्स यानी सियासत से दूर रहते थे। उन्हें कोई गवर्नमेंट पोस्ट नहीं चाहिए थी। लेकिन एक कैच है, अगर कोई सुल्तान या बादशाह उन्हें बिना मांगे कोई ग्रांट जैसे जमीन या पैसा देता था तो वो मना नहीं करते थे, एक्सेप्ट कर लेते थे। पर अपने लिए नहीं, उस पैसे को वो खानका चलाने में और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने में यूज़ करते थे। और इस चीज़ से कॉमन पीपल की नज़रों में उनकी इज्जत, उनकी मॉरल अथॉरिटी और भी बढ़ जाती थी। चलो अब वापस चलते हैं नॉर्थ इंडिया, क्योंकि यहाँ आकर ना पूरा सीन और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर भक्ति के आइडियाज़ और सूफिज्म के आइडियाज़ दे स्टार्ट टू मिक्स। एक डायलॉग शुरू होता है, एक एक्सचेंज होता है, और इसके मिलन से, इस सिंथेसिस से बिल्कुल नए तरह के संत और नए विचार सामने आते हैं। ओके, सो नॉर्थ इंडिया में भक्ति दो मेन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। एंड लिसन केयरफुली, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली ब्रांच है सगुना भक्ति। सगुना का मतलब होता है विथ एट्रीब्यूट्स या विथ फॉर्म। मतलब इसमें गॉड को एक फॉर्म में पूजा जाता है, जैसे राम या कृष्णा की मूर्ति। इसके मेन सेंट्स कौन थे? तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई। और दूसरी ब्रांच है निर्गुणा भक्ति। निर्गुणा मतलब विदाउट एट्रीब्यूट्स या फॉर्मलेस। इसमें गॉड को फॉर्मलेस माना जाता है, जिसका कोई रूप या रंग नहीं है। और इसके सबसे बड़े प्रोपोनेंट्स कौन थे? कबीर और गुरु नानक। निर्गुणा सेंट्स की बात करें तो सबसे पावरफुल आवाज थी कबीर दास की। ही वॉज अ ट्रू रेवोल्यूशनरी। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के जो फालतू के रिचुअल्स थे, पाखंड थे, उनको खुलेआम चैलेंज किया। प्रीस्टहुड, कास्ट सिस्टम, सबको रिजेक्ट कर दिया। उनका मैसेज बिल्कुल सिंपल और पावरफुल था। गॉड इज वन, ईश्वर एक है। फिर चाहे तुम उसे अल्लाह कहो, राम कहो या रहीम, नाम से फर्क नहीं पड़ता, डिवोशन से पड़ता है। और कबीर का जो स्टाइल था ना, वो भी बड़ा यूनिक था। एक कॉन्सेप्ट है उनका जिसे कहते हैं उलट बांसी, मतलब अपसाइड डाउन सेइंग्स। बेसिकली वो ऐसी उल्टी पुल्टी बातें कहते थे जिनका सीधा मतलब तो अजीब लगता था, लेकिन उनके पीछे एक बहुत ही गहरा स्पिरिचुअल ट्रूथ छिपा होता था। ये उनका तरीका था लोगों को शॉक करके, उनकी नॉर्मल सोच से हिलाकर एक गहरी सच्चाई दिखाने का। सुपर इंटरेस्टिंग, राइट? कबीर के बाद आते हैं बाबा गुरु नानक देव जी, जिन्होंने सिखिज्म की फाउंडेशन रखी। वो भी निर्गुणा भक्ति के ही प्रोपोनेंट थे। उन्होंने भी आइडल वर्शिप, सैक्रिफाइसेस, रिचुअल बाथ्स, ये सब कर्मकांड को रिजेक्ट किया। उनके हिसाब से गॉड से कनेक्ट करने का सबसे सिंपल, सबसे प्योर तरीका क्या था? नाम जपना। बस उस एक डिवाइन नेम को याद करना और उसको रिपीट करना, दैट्स इट। और अगर हम सगुणा भक्ति की तरफ वापस आएं तो मीराबाई का जिक्र करना तो बनता है। सोचो, एक राजपूत प्रिंसेस जिन्होंने सारे सोशल रूल्स, राजमहल का कंफर्ट, सब कुछ छोड़ दिया। किस लिए?
सिर्फ अपने प्रीतम लॉर्ड कृष्णा के लिए। उनकी डिवोशन इतनी इंटेंस थी कि उन्होंने कृष्णा को ही अपना सब कुछ मान लिया था। उनके भजन तो हम आज भी सुनते हैं। ओके, चलो आओ एक क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहला कोर थीम याद है? डायरेक्ट डिवोशन। मतलब भक्ति और सूफिज्म दोनों ने क्या सिखाया कि प्रीस्ट्स और कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स को साइड में रखो और गॉड से सीधा पर्सनल कनेक्शन बनाओ। सेकंड कोर थीम सोशल इक्वालिटी। ये मूवमेंट सिर्फ रिलीजियस नहीं थी, सोशल भी थी। इन्होंने कास्ट सिस्टम को जोर से चैलेंज किया और सबके लिए, स्पेशली विमेन के लिए बराबरी की बात की। बेसिकली भक्ति के दरवाजे सबके लिए खोल दिए। और थर्ड एंड फाइनल थीम यूज ऑफ लोकल लैंग्वेजेस। ये सारे सेंट्स स्मार्ट थे। उन्हें पता था कि अगर कॉमन पीपल से जुड़ना है तो उनकी भाषा में बात करनी होगी। इसलिए उन्होंने संस्कृत को छोड़कर तमिल, हिंदावी, पंजाबी जैसी लोकल लैंग्वेजेस यूज की और इससे उनका मैसेज घर घर तक पहुंचा। तो अब जब ये चैप्टर खत्म हो रहा है, मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। इतनी सदियां बीत गईं, इन सेंट्स की जो टीचिंग्स थी, प्यार, इक्वालिटी और वन गॉड की बात, क्या वो आज भी हमारी लाइफ में, हमारी सोसाइटी में रेलेवेंट है? इसके बारे में जरूर सोचना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। वेलकम दोस्तों, चलिए आज मैं आपको अपने शहर विजयनगरा की सैर पर ले चलता हूं। इस नाम का मतलब ही है सिटी ऑफ विक्ट्री, और इसकी रूह को, इसके दिल को समझने के लिए हम इसे मेरी नजरों से देखेंगे। मैं रोमैया, यहीं का एक सौदागर। हम विजयनगरा के लोगों के लिए दिन की शुरुआत नदी से नहीं बल्कि मंदिर की घंटियों से होती है, खासकर विरूपाक्षा मंदिर की घंटियों से। ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये तो हमारे पूरे एम्पायर की दिल की धड़कन है, एक डेली रिमाइंडर कि हमारी नींव कहाँ है। तो आइए मेरे साथ इस शहर की आत्मा को देखिए, और हम शुरुआत वहीं से करेंगे जहां इसकी आत्मा बसती है, विरूपाक्षा मंदिर से। सबसे कमाल की बात तो यह है कि यह पवित्र जगह, ये मंदिर विजयनगरा एम्पायर के बनने से भी पहले से यहां मौजूद है। सोचो इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। विरूपाक्षा मंदिर की जगह सदियों से पवित्र मानी जाती है। यहाँ पहले 9th सेंचुरी में छोटे छोटे श्राइन्स हुआ करते थे। फिर जब विजयनगरा एम्पायर बना तो इस मंदिर को काफ़ी एक्सपैंड किया गया। लेकिन इसकी असली शान, इसका ट्रू ग्रैंडोर तो हमारे सबसे मशहूर राजा कृष्णदेवराया के टाइम में सामने आया। अपने राज्याभिषेक को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने मेन श्राइन के सामने एक बड़ा सा खूबसूरत हॉल बनवाया और साथ ही एक विशाल पूर्वी गेटवे, जिसे हम गोपुरम कहते हैं, वो आज भी दूर से दिखता है। तो ये विरूपाक्षा हैं कौन? विरूपाक्षा भगवान शिवा का ही एक रूप है और उन्हें विजयनगरा के रूलर्स और हमारे पूरे साम्राज्य का गार्डियन डेटी माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि उनकी ही कृपा से हमारा शहर इतना समृद्ध है और हमारा एम्पायर सुरक्षित है। और ये जो कनेक्शन था ना हमारे राजाओं और भगवान विरूपाक्षा के बीच, ये बहुत गहरा था। राजाओं की भक्ति सिर्फ उनकी पर्सनल पूजा तक सीमित नहीं थी, उनकी भक्ति तो पत्थरों पर उखेरी गई थी और हमारे एम्पायर के गवर्नेंस का, उसके शासन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा थी। देखिए, हमारे राजा खुद को एब्सोल्यूट रूलर नहीं बल्कि धरती पर लॉर्ड विरूपाक्षा के रिप्रेजेंटेटिव मानते थे। और इसका सबसे बड़ा सबूत, जितने भी रॉयल ऑर्डर्स जारी होते थे उन पर राजा का नाम नहीं बल्कि कन्नड़ा स्क्रिप्ट में श्री विरूपाक्षा लिखा जाता था। क्या जबरदस्त तरीका था ये बताने का कि राजा तो भगवान की तरफ से शासन कर रहा है। इट गेव देम अ डिवाइन अथॉरिटी, यू सी। और ये मंदिर सिर्फ पूजा की जगह बिल्कुल नहीं था, ये तो हमारी जिंदगी का सेंटर था। यहाँ पढ़ाई लिखाई के लिए सेंटर्स थे, सारे इंपॉर्टेंट रॉयल सेरेमनीज यहीं होते थे और शादी ब्याह जैसे सोशल इवेंट्स भी। सबसे बड़ा जश्न तो सालाना फेस्टिवल होता था, देवी पंपा और लॉर्ड विरूपाक्षा के विवाह का। और मुझ जैसे सौदागर के लिए ये एक बस्लिंग मार्केट प्लेस भी था, मसालों, कपड़ों और दुनिया भर से आए अनमोल रत्नों का हब। लेकिन विजयनगर की स्पिरिचुअल कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस शहर में एक और अजूबा है, एक कल्चरल मार्वल, जो हमारे एम्पायर की एक अलग ही कहानी बताता है। चलिए अब मैं आपको वित्तला मंदिर ले चलता हूं। विट्ठला मंदिर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा करता है। विट्ठला, जो भगवान विष्णु का एक रूप हैं, उनकी पूजा मेनली महाराष्ट्र में होती है। तो फिर यहाँ कर्नाटका के दिल में उनके लिए इतना विशाल मंदिर क्यों बनाया गया? पता है ये क्या दिखाता है? ये हमारे विजयनगरा रूलर्स की खुली सोच, उनके कॉस्मोपॉलिटन नेचर को दिखाता है। वो अलग अलग कल्चर्स को, अलग अलग ट्रेडिशंस को यहाँ लाते थे ताकि एक यूनिक और यूनिफाइंग इंपीरियल कल्चर बन सके। ये दोनों शानदार मंदिर हमारे एम्पायर के बैलेंस को परफेक्टली दिखाते हैं। एक तरफ है विरूपाक्षा मंदिर, जो हमारी लोकल ट्रेडिशन और स्टेट पावर का प्रतीक है,
और दूसरी तरफ विठला मंदिर, जो कल्चरल इंटीग्रेशन और आर्किटेक्चरल इनोवेशन को रिप्रेजेंट करता है। एक हमारी गहरी जड़ों को दिखाता है, तो दूसरा नए आइडियाज को अपनाने की हमारी इच्छा को। अब जिन्ना, विठला मंदिर की सबसे खास बातों में से एक है उसका डिज़ाइन। ये एक ऐसी जगह है जहां फेथ और कॉमर्स यानी कि भक्ति और व्यापार सिर्फ एक साथ रहते नहीं हैं, उन्हें बड़ी खूबसूरती से एक दूसरे के साथ बुना गया है। चलिए देखते हैं कैसे। इरा, इमेजिन कीजिए आप मेन गेटवे यानी गोपुरम से अंदर आ रहे हैं। आपके सामने पत्थरों से बना एक रास्ता है जिसे चैरियट स्ट्रीट कहते हैं। ये मंदिर के रथ के लिए बनाया गया है और इस सड़क के दोनों तरफ लंबे पिलर्ड कॉरिडोर्स हैं यानी पवेलियंस। और इन्हीं पवेलियंस में हम जैसे सौदागर अपनी दुकानें लगाते थे, ठीक भगवान की नज़र के नीचे अपना व्यापार करते थे। ये जगह जितनी धार्मिक थी उतनी ही कमर्शियल भी। लोग पूजा करने आते थे और साथ साथ खरीदारी भी करते थे। इससे एक जबरदस्त सिनर्जी बनती थी। भक्ति भीड़ को खींचती थी और व्यापार से जो पैसा आता था उससे मंदिर और एम्पायर दोनों को सपोर्ट मिलता था। यहाँ डिवोशन और बिजनेस एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते थे और हमारे शहर को और भी प्रॉस्परस बनाते थे। तो आखिर में ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं। विरूपाक्षा और विठला मंदिर तो विजयनगरा की पहचान है, उसकी आइडेंटिटी है। वो हमारे एम्पायर की ताकत, उसकी दौलत, उसके लोगों की भक्ति और उसके विशाल कल्चरल विजन को रिप्रेजेंट करते हैं। यही वो स्ट्रक्चर्स हैं जिन्होंने ये सुनिश्चित किया कि सिटी ऑफ विक्ट्री का नाम हमेशा हमेशा के लिए गूंजता रहे। तो सोचिए, क्या पत्थर की इमारतें सच में एक पूरे साम्राज्य की आत्मा को संजो सकती हैं? यहां विजयनगरा में उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया। तो बच्चों, चलो आज हम आपके हिस्ट्री सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रिवाइज करते हैं, पेजेंट्स, जमींदार्स एंड द स्टेट। देखो, ये चैप्टर सिर्फ फैक्ट्स और डेट्स के बारे में नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये इस बारे में है कि उस मैसिव मुगल एम्पायर को पावर आखिर मिलती कहाँ से थी, उनके गांव में लाइफ आखिर थी कैसी। चलो पता करते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा सवाल। हम सब जानते हैं कि मुगल एम्पायर कितना विशाल था, कितना पावरफुल था और सेंचुरीज तक चला। लेकिन कभी सोचा है, इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन, इतनी बड़ी आर्मी, इतने मैग्निफिसेंट फोर्ट्स और मॉन्यूमेंट्स, ये सब चलता कैसे था? इस सब के लिए पैसा कहाँ से आता था? What was the engine that fueled this entire empire for so long? इसका जवाब सरप्राइजिंगली सिंपल है, लेकिन उतना ही पावरफुल भी। ये पूरा का पूरा एम्पायर टिका हुआ था करोड़ों किसानों की मेहनत पर। एग्रीकल्चर यानी खेती मुगल इकोनॉमी की एब्सोल्यूट बैकबोन थी। आप इस बात से अंदाज़ा लगाओ, उस टाइम इंडिया की लगभग 85% पॉपुलेशन गांव में रहती थी। तो अगर हमें एम्पायर को समझना है तो सबसे पहले गांव को समझना पड़ेगा। सिंपल एज दैट। तो चलिए शुरू करते हैं इस अग्रेरियन पिरामिड के बिल्कुल फाउंडेशन से। सबसे बेसिक यूनिट जिसके ऊपर पूरा इंपीरियल स्ट्रक्चर खड़ा था, द पेजेंट एंड द लैंड। अब देखो, उस टाइम के हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स में किसान के लिए सिर्फ एक वर्ड यूज नहीं होता था, अलग अलग टर्म्स यूज की जाती थी, और ये एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान से सुनो। सबसे कॉमन टर्म थी रायत या रैया। इसके अलावा मुजारियन और असामी जैसे टर्म्स भी मिलते हैं। और हाँ, किसान वर्ड तो था ही। ये सब बेसिकली कल्टिवेटर्स को ही रेफर करते थे। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या सारे किसान एक जैसे थे? क्या सबके पास अपनी जमीन थी, सबका सोशल स्टेटस एक जैसा था? सोचो, उस समय की विलेज सोसाइटी में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी थी, कास्ट और रिसोर्सेज के बेसिस पर। तो ऐसी सिचुएशन में सारे किसान एक जैसे कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हम देखते हैं कि मेनली दो तरह के किसान होते थे। पहले थे खुद काश्ता। देखो, नाम से ही क्लू मिल जाता है, खुद यानी सेल्फ। ये वो किसान थे जो अपने ही गांव में अपनी ही जमीन पर खेती करते थे, दे वर द रेजिडेंट्स। और दूसरी तरफ थे पहाई काश्ता, जो नॉन रेजिडेंट कल्टिवेटर्स थे। मतलब ये दूसरे गांव में जाकर कॉन्ट्रैक्ट पर खेती करते थे। अब कोई पाही काश्ता क्यों बनेगा? हो सकता है मजबूरी हो, जैसे अपने गांव में अकाल पड़ गया हो, या फिर ये एक स्ट्रेटेजिक चॉइस भी हो सकती है, अगर किसी दूसरे गांव में टैक्स कम हो और ज्यादा मुनाफा मिल रहा हो। मेक सेंस, राइट? अच्छा, तो ये खेती होती कैसे थी? देखो, एग्रीकल्चर का मेन बैकबोन तो आज की तरह तब भी मॉनसून ही था, लेकिन स्टेट भी इरिगेशन में हेल्प करता था। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है शाहजहां के टाइम में पंजाब में बनाई गई शान नहर कनाल। और टेक्नोलॉजी की बात करें तो उस टाइम की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी थी पर्शियन व्हील, जिसे अरघट्टा या सकिया भी कहते थे। ये बैलों की मदद से कुएं से पानी निकालने का एक सुपर स्मार्ट सिस्टम था, जिससे इरिगेशन काफी बेहतर हो गया था।
बट इन सब के बावजूद ज्यादातर खेती का काम मैनुअल लेबर से यानी हाथों से ही होता था। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। किसान सिर्फ अपना पेट भरने के लिए अनाज नहीं उगाते थे। नो, वो ऐसी फसलें भी उगाते थे जिन्हें जिनसी कामिल यानी परफेक्ट क्रॉप्स कहा जाता था। ये एसेंशियली कमर्शियल क्रॉप्स थीं, जैसे कॉटन, शुगर केन, ऑयल सीड्स। इनकी मार्केट में अच्छी कीमत मिलती थी और मुगल स्टेट इनके कल्टीवेशन को एनकरेज भी करता था। क्यों? सिंपल, क्योंकि इन क्रॉप्स से स्टेट को जबरदस्त टैक्स रेवेन्यू मिलता था। इट वॉज ऑल अबाउट द मनी। तो अब तक हमने इंडिविजुअल पेजेंट की बात की। चलो अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और पूरी विलेज कम्युनिटी को देखते हैं। हर गांव अपने आप में एक छोटी सी सेल्फ कंटेन्ड दुनिया की तरह फंक्शन करता था। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये दुनिया बराबरी की नहीं थी, नॉट एट ऑल। कास्ट हयाकी बहुत ज्यादा रिजिड थी। किसानों से भी नीचे एक तबका था लैंडलेस लेबरर्स का, जिन्हें मजदूर कहते थे। इनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं होते थे, ये छोटे मोटे काम करते थे और इनके साथ सिवियर डिस्क्रिमिनेशन होता था, इतना कि उन्हें अक्सर गांव के बाहर रहने पर मजबूर किया जाता था। तो गांव के इंटरनल मामले कौन संभालता था? ये काम था पंचायत का। ये गांव के बुजुर्गों की एक असेंबली होती थी जिसका हेड मुकद्दम या मंडल कहलाता था। पंचायत के कई इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे। ये गांव के झगड़े सुलझाती थी, पटवारी की मदद से गांव के अकाउंट्स मेंटेन करती थी, ये इंश्योर करती थी कि सब अपनी जाति के नियमों का पालन करें, गांव के कॉमन खर्चों के लिए फंड कलेक्ट करती थी और हाँ, रूल्स तोड़ने वालों को सजा भी दे सकती थी। सो दे वर प्रीटी पावरफुल। ओके, अब हम सोसाइटी के नेक्स्ट लेयर पर चलते हैं। किसान और स्टेट के बीच में एक बहुत ही पावरफुल क्लास थी, द जमींदार्स। ये उस दौर के आप कह सकते हैं लैंडलॉर्ड्स थे, द मिडलमैन। ये जमींदार्स इतने पावरफुल क्यों थे? वेल, इनकी पावर के कई सोर्सेस थे। अक्सर इनका हाई कास्ट स्टेटस होता था। इनके पास अपनी बहुत बड़ी पर्सनल जमीन होती थी जिसे मिल्कियत कहते थे। और यही नहीं, कई जमींदार्स के पास अपने प्राइवेट सैनिक और छोटे किले यानी किल्चर्स भी होते थे। और इस सब के ऊपर वो स्टेट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करते थे, किसानों से रेवेन्यू कलेक्ट करना। इससे उनकी पोजीशन और भी ज्यादा मजबूत हो जाती थी। और ये हमें ले आता है पिरामिड के आखिरी और सबसे ऊपरी हिस्से पर, द मुगल स्टेट इटसेल्फ। और जैसा हमने पहले कहा, इस पूरे एम्पायर का इंजन इसका लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। सारा पैसा, सारी ताकत सब यहीं से आती थी। इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम के बारे में हमें इतनी डिटेल में कैसे पता है? हमारा प्राइमरी सोर्स है एक कमाल की किताब, आईने अकबरी। इसे अकबर के कोर्ट हिस्टोरियन अबुल फजल ने लिखा था। इसमें खेती से लेकर टैक्स कलेक्शन के मेथड्स तक हर चीज की इनक्रेडिबल डिटेल्स मिलती हैं। इट्स लाइक अ गोल्ड माइन ऑफ इन्फॉर्मेशन। इस रेवेन्यू सिस्टम का एक की फीचर था इसका 2 स्टेज प्रोसेस। पहला स्टेप था जमा। ये एक असेसमेंट या अनुमान होता था कि किसी जमीन से कितना टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है। थिंक ऑफ इट एज द टारगेट। दूसरा स्टेप था हासिल, यानी वो एक्चुअल अमाउंट जो कलेक्ट किया गया। और ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि जमा और हासिल हमेशा बराबर नहीं होते थे, कभी कम, कभी थोड़ा ज्यादा। अब इस असेसमेंट प्रोसेस को सिस्टमैटिक और फेयर बनाने के लिए स्टेट ने जमीन को उसकी फर्टिलिटी के बेसिस पर क्लासिफाई किया था। जैसे यहाँ देखो, दिस इज रियली स्मार्ट। पोलाज सबसे अच्छी जमीन थी जिस पर हर साल खेती होती थी। परौटी वो जमीन थी जिसे फर्टिलिटी रिकवर करने के लिए 1 साल खाली छोड़ा जाता था। चाचार को 3 से 4 साल और बंजर को 5 साल से ज्यादा के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ा जाता था। नेचुरली हर कैटेगरी का टैक्स रेट उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग होता था। चलो, तो अब एकदम फटाफट से जो भी हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करते हैं। उसी एग्रेरियन पिरामिड को दिमाग में रखो, फ्रॉम द बेस ऑल द वे टू द पीक। रेडी? तो हमने क्या देखा? मुगल एम्पायर की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे चलती थी। इसका फाउंडेशन थे किसान, जो 2 तरह के थे, रेजिडेंट खुद कश्ता और नॉन रेजिडेंट पाही खश्ता। गांव को पंचायत चलाती थी जिसका हेड मुकद्दम था। उनके ऊपर पावरफुल जमींदार थे जो स्टेट और किसान के बीच इंटरमीडियरी का काम करते थे। और सबसे ऊपर था स्टेट, जिसका डिटेल्ड रेवेन्यू सिस्टम जमा और हासिल पर बेस्ड था। और इस सब की जानकारी हमें मिलती है कहाँ से? बिल्कुल सही, आईने अकबरी से। आई होप ये रैपिड रिवीजन आपके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में हेल्प करेगा। जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूँ। अगर इस पूरे इंपीरियल स्ट्रक्चर का फाउंडेशन, इसकी नींव किसान ही था, तो सोचो क्या होता होगा जब ये फाउंडेशन अकाल, सूखा या जरूरत से ज्यादा टैक्स की वजह से कमजोर पड़ जाता था। थिंक अबाउट दैट। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। चलिए, आज हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर, कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड, समझते हैं।
इस चैप्टर में हम लोग एक जर्नी पे चलेंगे, ये देखने के लिए कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो उनके आने से हमारे गांव, हमारे देहात और जंगल में रहने वाले लोगों की जिंदगी, उनका वे ऑफ लाइफ कैसे पूरी तरह से बदल गया। इट्स अ रियली फैसिनेटिंग स्टोरी ऑफ चेंज, ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड अल्टीमेटली ऑफ सर्वाइवल। तो आगे बढ़ने से पहले एक क्विक लुक डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे बंगाल से और देखेंगे कि वहाँ के जमींदार कैसे स्ट्रगल कर रहे थे। फिर गांव के अंदर एक नई पावर आ रही थी, द जोतेदार्स, उनके राइज को समझेंगे। उसके बाद हमारी स्टोरी शिफ्ट होगी राजमहल हिल्स की तरफ। वहाँ की पहाड़ियाज की लाइफ कैसी थी उसे एक्सप्लोर करेंगे। देन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे, द हो वर्सेस द प्लाओ, यानी पहाड़ियाज और संथाल्स के बीच का स्ट्रगल। एंड फाइनली हम देखेंगे कि इन सब चीज़ों ने मिलकर एक बहुत बड़े रिबेलियन को कैसे जन्म दिया। तो हमारी कहानी शुरू होती है बंगाल से। अब बंगाल ही क्यों? क्योंकि ये वो पहली जगह थी, वो पहला प्रोविंस था जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कंट्रोल पूरी तरह से मजबूती से जमाया था। उनका मोटिव बिल्कुल क्लियर था, उन्हें रेवेन्यू यानी टैक्स को मैक्सिमाइज करना था। और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले किसको टारगेट किया? रूरल इंडिया को, यानी हमारे गांव देहात को। अब इस स्लाइड को देखो, इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि जमींदार का रोल ब्रिटिशर्स के आने से पहले और बाद में कितना बदल गया। पहले जमींदार एक छोटा मोटा राजा होता था अपने इलाके का, उसकी अपनी फौज होती थी, अपना कोर्ट ऑफ जस्टिस होता था, एक सोशल अथॉरिटी थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के आते ही बूम, वो सिर्फ एक रेवेन्यू कलेक्टर बनकर रह गया, बेसिकली अ टैक्स एजेंट। उसकी सारी पावर छीन ली गई, उसकी आर्मी खत्म कर दी गई और अब उसकी इज्जत, उसका स्टेटस सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता था कि वो कंपनी को टाइम पर टैक्स दे पाता है या नहीं। सोच के देखो, फ्रॉम अ किंग टू जस्ट अ टैक्स एजेंट, ये कितना बड़ा डाउनग्रेड था। ओके, तो अपनी इनकम को एकदम स्टेबल और प्रिडिक्टेबल बनाने के लिए ब्रिटिशर्स ने 1793 में एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, द परमानेंट सेटलमेंट। इसका कॉन्सेप्ट सुनने में बहुत सिंपल था। कंपनी ने जमींदार्स को बोला, सुनो, हमने एक रेवेन्यू अमाउंट परमानेंटली फिक्स कर दिया है। अब चाहे फसल अच्छी हो या बुरी, बाढ़ आए या सूखा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ये फिक्स्ड अमाउंट हर साल टाइम पर चाहिए ही चाहिए। बेसिकली ये उनका तरीका था एक स्टेडी कैश फ्लो इंश्योर करने का। लेकिन ये सिस्टम जो कागज पर इतना सीधा साधा लगता था, रियलिटी में बहुत कॉम्प्लिकेटेड निकला। बहुत सारे जमींदार ये फिक्स्ड रेवेन्यू टाइम पर दे ही नहीं पाते थे। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, ऐसा क्यों हो रहा था? इतने पावरफुल जमींदार आखिर डिफॉल्ट क्यों कर रहे थे? इसके पीछे कोई एक रीजन नहीं था, बल्कि कई सारे फैक्टर्स थे। सबसे पहला जो इनिशियल रेवेन्यू डिमांड थी, वो बहुत ही ज्यादा हाई थी। कंपनी ने आगे के प्रॉफिट्स को ध्यान में रखते हुए अमाउंट फिक्स किया था। दूसरा, 1790s के टाइम पे खेती की चीजों के दाम बहुत गिर गए थे, तो किसानों के पास पैसा ही नहीं था कि वो जमींदार को दे पाएं। तीसरा, रेवेन्यू इनइलास्टिक था, मतलब फसल खराब हो गई या अकाल पड़ गया, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, पैसा तो पूरा देना पड़ेगा। और सबसे ब्रूटल था सनसेट लॉ। ये एक बहुत ही कठोर कानून था, जिसके हिसाब से अगर ड्यू डेट को सूरज डूबने तक पैसा कंपनी के पास नहीं पहुंचा तो जमींदार की पूरी प्रॉपर्टी नीलाम हो जाएगी। नो एक्सक्यूजेस, नो सेकंड चांसेस। और इस सनसेट लॉ की रियलिटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बर्दवान के राजा का केस। 1797 में जब वो टाइम पर अपने ड्यूज पे नहीं कर पाए तो उनकी इतनी बड़ी एस्टेट, उनकी पूरी जमींदारी को ऑक्शन में डाल दिया गया। इससे बाकी सब जमींदार्स को एक क्लियर मैसेज मिल गया कि कंपनी मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं है। लेकिन जमींदार्स भी कच्ची गोलियां नहीं खेले थे। दे वर स्मार्ट और उन्होंने इस सिस्टम से बचने के जुगाड़ निकाल लिए। फॉर एग्जाम्पल, बुर्दवान के राजा ने ऑक्शंस को फेल करने के लिए बहुत सारी ट्रिक्स अपनाई। पहली, फिक्टिशियस सेल्स। वो अपने ही लोगों को ऑक्शन में भेजकर प्रॉपर्टी खरीदवा लेते और फिर पेमेंट ही नहीं करते थे। तो क्या होगा? ऑक्शन बार बार करना पड़ेगा। दूसरा, वो प्रॉपर्टी अपनी फैमिली की लेडीज, जैसे अपनी मदर के नाम ट्रांसफर कर देते थे, क्योंकि कंपनी उस टाइम विमेन्स प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगाती थी। और अगर फिर भी कोई बाहर वाला प्रॉपर्टी खरीद ले तो उनके लाठियाल्स, यानी उनके मसल मैन, उसको कब्जा ही नहीं लेने देते थे। तो एक कांस्टेंट कैट एंड माउस गेम चलता रहता था। तो एक तरफ जहां जमींदार शहरों से ऑपरेट कर रहे थे और धीरे धीरे कमजोर हो रहे थे, ठीक उसी वक्त गांव के अंदर एक नई पावर इमर्ज हो रही थी। ये थे जोतेदास, और ये गांव की पॉलिटिक्स में एक नया जबरदस्त ट्विस्ट लाने वाले थे। तो आखिर ये जोतेदार्स थे कौन? बेसिकली ये रिच पेजेंट्स थे, अमीर किसान। और ये जमींदार से ज्यादा पावरफुल इसलिए बन गई क्योंकि इनकी लोकेशन इनका सबसे बड़ा एडवांटेज थी। देखो, जमींदार शहर में रहता था, एक डिस्टेंट फिगर, जबकि जोतेदार गांव में ही रहता था,
इससे उसका गांव के गरीब किसानों पर डायरेक्ट कंट्रोल था। प्लस गांव का लोकल ट्रेड और जो पैसा उधार देने का काम था वो सब भी जोतेदार सी कंट्रोल करते थे, जिससे उनकी पावर और बढ़ गई। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि जोटेदार्स ने जमींदार की पावर को डायरेक्टली चैलेंज किया। उनकी स्ट्रैटेजी देखो कितनी स्मार्ट थी। वो जानबूझकर किसानों को, जिन्हें रायट्स कहते थे, रेंट पेमेंट डिले करने के लिए उकसाते थे। इससे क्या होता था? सिंपल, जमींदार कंपनी को टाइम पर पेमेंट नहीं दे पाता था, उसकी प्रॉपर्टी ऑक्शन हो जाती थी। और फिर गैस करो, उस ऑक्शन में वो जमीन कौन खरीदता था? बिल्कुल सही, जोटेदार्स। ये उनकी स्ट्रैटेजी थी, जमींदार को कमजोर करो और उसकी जमीन सस्ते में खरीद लो। ओके, चलिए अब हम बंगाल के प्लेन्स से निकलकर चलते हैं राजमहल की पहाड़ियों में। ये एक बिल्कुल ही अलग दुनिया थी। घने जंगल, पहाड़, यहाँ रहते थे पहाड़िया लोग। उनकी लाइफस्टाइल और ब्रिटिश पॉलिसीज के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट हमारी स्टोरी का अगला इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो पहाड़ियाज की लाइफ कैसी थी? उनकी पूरी जिंदगी, उनका पूरा एग्जिस्टेंस जंगल पर डिपेंडेंट था। वो हो यानी कुदाल का यूज करके शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, जिसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। जंगल से उन्हें सब कुछ मिलता था, खाना, पशुओं के लिए चारा और बेचने के लिए चीजें जैसे महुआ के फूल और सिल्क ककून्स। उनके लिए फॉरेस्ट सिर्फ एक रिसोर्स नहीं था, ये उनकी आइडेंटिटी थी, उनका घर था। और हाँ, वो कभी कभी प्लेन्स में रहने वाले किसानों पर रेड्स भी किया करते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स का नजरिया, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग था। उनके लिए फॉरेस्ट्स का मतलब था वाइल्ड, अनप्रोडक्टिव, बेकार जमीन। और जो लोग इन जंगलों में रहते थे, जैसे पहाड़ियाज, उन्हें वो सैवेज यानी जंगली, अनरूली और प्रिमिटिव मानते थे। उनके हिसाब से इन जंगली लोगों को सुधारना जरूरी था और उनके फॉरेस्ट को प्रोडक्टिव बनाना जरूरी था, जिसका सीधा मतलब था जंगल काटो और खेती करो। पहाड़ियाज ने ब्रिटिशर्स की बात नहीं मानी। उन्होंने जंगल साफ करके सेटल्ड एग्रीकल्चर करने से साफ इनकार कर दिया। तो ब्रिटिशर्स ने एक नया प्लान बनाया। उन्होंने सोचा, ठीक है, अगर ये नहीं तो कोई और सही। दे फाउंड अ न्यू कम्युनिटी जो जंगल साफ करके खेती करने के लिए तैयार थी। और यहाँ एंट्री होती है संथाल्स की। और यही था द हो वर्सेस द प्लाव का असली कॉन्फ्लिक्ट। एक तरफ थे द हो यानी कुदाल इस्तेमाल करने वाले पहाड़ियास, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे और जंगल को अपना घर मानते थे। और दूसरी तरफ थे द प्लाव यानी हल इस्तेमाल करने वाले संथाल्स, जो सेटल्ड एग्रीकल्चर के लिए तैयार थे। तो ब्रिटिशर्स के लिए तो संथाल्स बिल्कुल आइडियल सेटलर्स थे। उन्हें लगा कि इन हॉस्टाइल पहाड़िया का परफेक्ट रिप्लेसमेंट मिल गया है। संथाल्स को सेटल करने के लिए ब्रिटिशर्स ने 1832 में एक बहुत बड़ा लैंड एरिया उनके लिए रिजर्व कर दिया। इस एरिया को नाम दिया गया दामिन ए कोह, जिसका मतलब होता है पहाड़ों का आंचल। ये संथाल्स की जमीन थी, उन्हें यहाँ बसना था, जंगल साफ करने थे और खेती करनी थी। इसका डायरेक्ट नतीजा ये हुआ कि पहाड़ियास को और अंदर पहाड़ों की गहराई में पुश कर दिया गया। और इस पॉलिसी का असर देखिए, इन नंबर्स को देखिए। संथाल पॉपुलेशन दामिन ए कोह में एकदम एक्सप्लोड कर गई। जहां 1830s में सिर्फ 3000 संथाल थे, 1851 तक ये नंबर 82,000 से भी ज्यादा हो गया। ये एक मैसिव इंक्रीज था। और जैसे जैसे संथाल्स ने जंगल साफ किए और खेती बढ़ाई, ईस्ट इंडिया कंपनी का रेवेन्यू भी रॉकेट की तरह ऊपर चला गया। लेकिन ये जो संथाल्स की आइडियल लाइफ लग रही थी, ये ज्यादा दिन नहीं चली। बहुत जल्द उन्हें ये रियलाइज हुआ कि उनके साथ भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। वो जमीन जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से तैयार किया था, अब वही उनके हाथों से फिसल रही थी। और यहीं से शुरू हुई उनकी रिबेलियन की कहानी। तो इस रिवोल्ट के पीछे आखिर रीजंस क्या थे? इसके 3 बड़े विलन्स थे। पहला, कॉलोनियल स्टेट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो उनकी जमीन पर बहुत भारी टैक्सेस लगा रही थी। दूसरा, करप्ट मनी लेंडर्स, जिन्हें संथाल्स दिकुस कहते थे, मतलब आउटसाइडर्स। ये लोग उन्हें बहुत हाई इंटरेस्ट रेट्स पर कर्ज देकर उनके कर्ज के जाल में फंसा रहे थे। और तीसरा, जमींदार्स, जो डमन एरिया पर अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश कर रहे थे। तो संथाल्स चारों तरफ से एक्सप्लॉयटर्स से घिर गए थे। इसका नतीजा ये हुआ कि 1855-56 में संथाल्स ने एक बहुत बड़ा और बहुत ही वायलेंट रिबेलियन कर दिया। उनका गुस्सा इन तीनों के खिलाफ था, ब्रिटिशर्स, जमींदार्स और मनी लेंडर्स। उनका सपना एक ऐसी आइडियल दुनिया बनाना था जहां वो अपने रूल्स के हिसाब से बिना किसी एक्सप्लॉयटेशन के आज़ादी से जी सकें। ब्रिटिश आर्मी ने इस रिबेलियन को बहुत बुरी तरह से कुचल दिया। हजारों संथाल्स मारे गए। लेकिन इस रिबेलियन का एक बहुत बड़ा असर हुआ। इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। उन्हें रियलाइज हुआ कि संथाल्स की शिकायतें असली हैं। इसके बाद एक नई टेरिटरी बनाई गई, द संथल परगना।
और इस एरिया में संथाल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल लॉज भी बनाए गए। तो चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं। इस पूरे एक्सप्लेनर में हमने क्या देखा? हमने देखा कि ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज ने कंट्री साइड को, गांव देहात को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया। इन पॉलिसीज ने नए विनर्स और लूजर्स बनाए। जमींदार स्ट्रगल कर रहे थे तो जोतेदार पावरफुल बन रहे थे, पहाड़ियाज अपनी जमीन और लाइफस्टाइल खो रहे थे, और संथाल्स ने पहले जंगल साफ किए और फिर उसी जमीन के लिए उन्हें लड़ना पड़ा। सो बेसिकली ये पूरी कहानी थी डिसरप्शन की और उसके खिलाफ रेजिस्टेंस की। तो मैं आपको इस आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। ये जो स्ट्रगल्स हमने देखे, जमींदार्स का सर्वाइवल, पहाड़ियाज का डिस्प्लेसमेंट और संथाल्स का रिबेलियन, इन सब की मेमोरी ने, इनकी यादों ने आगे आने वाले इंडिया के रूरल सोसाइटी को कैसे शेप किया होगा। इन इवेंट्स का हमारे फ्यूचर मूवमेंट्स पर, हमारे कंट्री साइड के फैब्रिक पर क्या असर पड़ा होगा, इसके बारे में जरूर सोचना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनर में। तो बच्चों, चलो आज समझते हैं 1857 की क्रांति को। ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जिसमें आग है, आज़ादी की एक तड़प है और सबसे इंपॉर्टेंट, अलग अलग नजरिए हैं। एक ही सच, लेकिन कहानी अनेक। कभी सोचा है कि बस एक अफवाह, एक सिंगल रूमर पूरे नॉर्थ इंडिया में आग कैसे लगा सकता है? आखिर ऐसा क्या था? इसको समझने के लिए ना हमें आग लगाने वाली माचिस की तीली यानी द इमीडिएट कॉज और पहले से तैयार सूखी लकड़ी के ढेर यानी द लॉन्ग टर्म कॉजेज दोनों को डिटेल में समझना पड़ेगा। ओके, लेट्स डाइव राइट इनटू दिस। पहले देखते हैं वो माचिस की तिली, वो चिंगारी जिसने इस पूरी आग को भड़काया। ये थी वो इमीडिएट वजह। एक अफवाह फैल गई कि जो नई एनफील्ड राइफल आई हैं उसके कार्ट्रिजेस पर गाय और सुअर की चर्बी यानी काउ एंड पिग फैट लगी हुई है, और इन कार्ट्रिजेस को बंदूक में लोड करने से पहले इन्हें दांत से काटना पड़ता था। अब सोचो, हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों के लिए ये उनके धर्म पर एक डायरेक्ट अटैक था। दिस वॉज सिंपली अनएक्सेप्टेबल। लेकिन याद रखो, माचिस की तीली आग तभी लगा सकती है जब लकड़ी पहले से सूखी हो, और ये लकड़ी सालों से सूख रही थी ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से। अवध जैसे स्टेट्स को हड़प लिया गया, वाजिद अली शाह जैसे नवाबों को गद्दी से हटाकर डिसरिस्पेक्ट किया गया, किसानों पर इतने भारी टैक्स लगाए गए कि उनकी कमर ही टूट गई, तालुकदार से उनकी ज़मीनें छीन ली गई, और इन सब के ऊपर एक डर था कि अंग्रेज उनका धर्म बदलकर उन्हें क्रिश्चियन बना देंगे। हर तरफ एक गुस्सा, एक सेंस ऑफ इनजस्टिस था। नाउ व्हाट्स रियली फैसिनेटिंग इज कि ये आग फैली कैसे। इट्स ऑलमोस्ट लाइक जैसे हर जगह एक ही स्क्रिप्ट फॉलो हो रही थी, बिल्कुल प्लान्ड एंड कोऑर्डिनेटेड। 10 मई को मीरत से आग शुरू हुई और वहां से सिपाही सीधा दिल्ली की तरफ चल पड़े। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना लीडर घोषित कर दिया। ये एक ब्रिलियंट मूव था, क्योंकि इससे इस रिवॉल्ट को एक लेजिटिमेसी मिल गई, एक सिंबॉलिक हेड मिल गया। और इसके बाद तो जैसे जैसे खबर फैली, वैसे वैसे आग लखनऊ, कानपुर, बरेली, पूरे गिंजेटिक प्लेन्स में फैल गई। और हर जगह का पैटर्न देखो, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल था। शाम को जैसे ही सिग्नल मिलता, सबसे पहले हथियारों पर कब्जा किया जाता, फिर सरकारी खजाना लूटा जाता, और उसके बाद ब्रिटिशर्स से जुड़ी हर चीज़, उनके घर, दफ्तर, जेल, सब पर हमला होता। इससे साफ पता चलता है कि इनके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन था। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि फ़कीर्स और सन्यासीज जैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाकर इन मैसेजेस को फैला रहे थे। ये कोई अचानक हुआ गुस्सा नहीं था, इसके पीछे कोऑर्डिनेशन था। सो हियर्स द क्रूशियल पॉइंट। एक ही सच्चाई है, पर उसकी कहानियां दो हैं, बिल्कुल अलग। एक कहानी विद्रोहियों की और दूसरी अंग्रेजों की। और यही हिस्ट्री का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, पर्सपेक्टिव। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि रेबल्स कोई बड़े बड़े राइटर्स या स्कॉलर्स नहीं थे। उन्होंने अपने बारे में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं, तो उनकी आवाज़, उनकी स्टोरी हम तक ब्रिटिश रिकॉर्ड्स के थ्रू ही पहुंचती है। और सोचो, ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में तो उन्हें विलेन ही दिखाया जाएगा ना। सो वी हैव टू बी स्मार्ट, वी हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स टू फाइंड द ट्रूथ। जब हम रेबल्स के प्रोक्लेमेशंस यानी उनके इश्तिहार पढ़ते हैं, तो उसमें बार बार हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात होती है, अपने दीन और धर्म को बचाने की बात होती है, एक ऐसी दुनिया वापस लाने की बात होती है जो अंग्रेज़ों के आने से पहले थी। लेकिन जब आप ब्रिटिश ऑफिशियल रिकॉर्ड्स देखते हो, तो वो इसे बस एक सिपाही म्यूटिनी कहते हैं, एक गद्दार जिसमें नमक हराम सिपाहियों ने धोखा दिया। उन्होंने इंडियंस को हमेशा बारबैरिक और अनसिविलाइज्ड पोर्ट्रे किया। उनके पोस्टर्स और अपील्स में यह मैसेज बिल्कुल क्लियर था, चाहे तुम हिंदू हो या मुस्लिम, किसान हो या जमींदार, दुश्मन एक ही है, इसलिए हम सबको एक होकर लड़ना होगा। अब यहाँ एक पल के लिए रुको और सोचो, इन लीडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उनके एक्शंस जस्टिफाइड थे? क्या उनके पास आज़ादी के लिए वायलेंस के अलावा और कोई रास्ता बचा था?
जब ब्रिटिश एम्पायर ने पलटवार किया तो वो बेहद ब्रूटल, बेहद जालिमाना था। उनका एक ही मकसद था, ऐसी दहशत फैलाओ, ऐसी मिसाल कायम करो कि आने वाले 100 सालों तक कोई अंग्रेजों के खिलाफ सिर उठाने की हिम्मत ना करे। पूरे इंडिया में मार्शल लॉ लगा दिया गया। आम अंग्रेजों को भी पावर दे दी गई कि वो किसी भी हिंदुस्तानी पर मुकदमा चला सकते हैं और सजा दे सकते हैं। लोगों को सरेआम फांसी पर लटकाया गया, तोपों के मुंह से बांधकर उड़ाया गया। ये सिर्फ सजा नहीं थी, ये एक मैसेज था पूरे देश के लिए। इट वॉज अ स्टेटमेंट ऑफ पावर एंड प्योर वेंजेंस। आप इस बात से अंदाजा लगाओ कि ब्रिटेन में गुस्सा किस लेवल पर था। जब इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने थोड़ी नरमी बरतने की बात की तो उनका इंग्लैंड में ही मजाक उड़ाया गया। ब्रिटिश प्रेस ने उन्हें क्लेमेंसी कैनिंग कहकर चिढ़ाया, जैसे कि रहम दिखाना कोई गुनाह हो। पब्लिक सिर्फ और सिर्फ बदला चाहती थी। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। यह लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं, तस्वीरों में, पेंटिंग्स में भी लड़ी जा रही थी। ये एक प्रोपेगेंडा वॉर था, अ वॉर ऑफ नैरेटिव्स। इस पेंटिंग को देखो, इसका नाम है द रिलीफ ऑफ लखनऊ। इसमें ब्रिटिश हीरोज कैंपबेल, आउट्रम, हॉवलॉक को लखनऊ में फंसे अंग्रेजों को बचाते हुए दिखाया गया है। नोटिस करो, बीच में ब्रिटिश कमांडर्स कितने काम और पावरफुल दिख रहे हैं। मैसेज क्लियर है, हम सेवियर्स हैं, हम हीरोज हैं जो यहाँ ऑर्डर और सिविलाइजेशन वापस ला रहे हैं। अब इस पेंटिंग को देखो, यहाँ पर अंग्रेज औरतों और बच्चों को डरा हुआ, मासूम और हेल्पलेस दिखाया गया है। इस तस्वीर में कोई वायलेंस नहीं है, लेकिन एक अनजाना डर है, एक थ्रेट फील हो रहा है। ये पेंटिंग ब्रिटिश पब्लिक के अंदर गुस्सा और बदले की भावना जगाने के लिए बनाई गई थी। और तीसरी इमेज, इसमें एक अंग्रेज महिला मिस व्हीलर को अपनी इज्जत बचाने के लिए बहादुरी से लड़ते हुए दिखाया गया है। ये तस्वीर ब्रिटिशर्स के ब्रूटल बदले को जस्टिफाई करने के लिए थी। मैसेज ये था कि हमने जो भी किया वो सेल्फ डिफेंस में किया, क्योंकि हमारी औरतों की इज्जत खतरे में थी। तो सारी ब्रिटिश पिक्चर्स में एक ही पैटर्न था, या तो अंग्रेज हीरो थे या वो विक्टिम थे, और जो विद्रोही थे उन्हें हमेशा जानवर, एक ब्रूटल दानव जैसा ही दिखाया गया। उनकी साइड की स्टोरी, उनके दुख, उनकी वजह, उसके लिए इन तस्वीरों में कोई जगह नहीं थी। लेकिन फिर वक्त बदला। हमने अपनी कहानी खुद कहनी शुरू की। इंडियन नेशनलिस्ट्स ने अपने हीरोज को याद किया। रानी लक्ष्मीबाई जैसी लीडर्स, जिन्हें अंग्रेजों ने विलन बनाया था, हमारे लिए आज़ादी की सिंबल बन गईं। ये कविता उसी काउंटर नैरेटिव का एक हिस्सा है जिसमें हमने अपने फ्रीडम फाइटर्स को सेलिब्रेट किया। तो चलो सब कुछ जल्दी से जोड़कर देखते हैं। एग्जाम के लिए इन कनेक्शंस को याद रखना। वो ग्रीज्ड कार्ट्रिज सिर्फ एक चिंगारी थी, असली आग तो सालों से इकट्ठे हुए गुस्से की थी। ये रिवोल्ट अचानक नहीं हुआ, इसका एक कोऑर्डिनेटेड पैटर्न था। एक ही इवेंट की दो कहानियां हैं, ब्रिटिश के लिए म्यूटिनी, हमारे लिए फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अंग्रेजों का जवाब बेहद ब्रूटल था, जिसका मकसद डर पैदा करना था। और आखिर में ये लड़ाई हथियारों के साथ साथ तस्वीरों से भी लड़ी गई। तो आखिरी सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। अगर इतिहास, हिस्ट्री एक कहानी है, तो उस कहानी को लिखने का हक किसे मिलता है? उसे जो यूं जीतता है, या उसे जिसकी आवाज दबा दी जाती है? जब आप अपनी हिस्ट्री की किताब पढ़ते हो तो सोचना कि ये कहानी कौन लिख रहा है और कौन इस कहानी से गायब है। इस पर सोचना जरूर। हेलो बच्चों, वेलकम। आज हम हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट को डिटेल में समझेंगे, एकदम इजी लैंग्वेज में। तो चलो डाइव इन करते हैं और समझते हैं कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला इंसान इतना बड़ा मास लीडर बना और आज़ादी की लड़ाई को एक नया मोड़ दिया। सबसे पहले जब गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए तो यहाँ का पॉलिटिकल सीन बहुत अलग था। जो ज्यादातर लीडर्स थे ना, दे वो वेरी एलीट, उनका आम आदमी से कनेक्शन उतना नहीं था। देखो, यही सबसे बड़ा डिफरेंस था। जहां दूसरे नेशनलिस्ट लीडर्स वेस्टर्न सूट्स पहनते थे, इंग्लिश में बात करते थे और सिर्फ एलीट लोगों से जुड़ते थे, गांधी जी ने आम आदमी की तरह रहना चुना। सिंपल धोती, उनकी अपनी भाषा जैसे हिंदी या गुजराती में बात की। इससे क्या हुआ, लोगों को एक अपनापन फील हुआ कि ये तो हमने से ही एक हैं। और उन्होंने अपनी शुरुआत किसी बड़े नेशनल आंदोलन से नहीं की। उन्होंने शुरू किया छोटे लोकल इश्यूज से, जैसे 1917 में चंपारण बिहार में इंडिगो फार्मर्स के लिए, फिर 1918 में अहमदाबाद में मिल वर्कर्स के लिए और खेड़ा में किसानों के लिए। ये उनकी स्ट्रैटेजी थी, ग्राउंड लेवल पे काम करना। और हाँ बच्चों, ये डेट्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सो मेक श्योर यू रिमेंबर देम। अब इन्हीं छोटे छोटे सक्सेसफुल आंदोलनों से उनकी इमेज एक सिंपल पॉलिटिकल लीडर से कहीं ज्यादा बढ़कर बनने लगी। लोगों ने सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक मसीहा, एक सेवियर मानने लगे थे। एक इमोशनल कनेक्शन बन गया था।
उनका रहन सहन देखो, एकदम सिंपल एस्थेटिक लाइफस्टाइल, मिनिमल कपड़े यानी सिर्फ एक धोती, रोज चरखा चलाना। ये चरखा सिर्फ एक टूल नहीं था बच्चों, इट बिकेम अ सिंबल ऑफ सेल्फ रिलायंस कि हम अपना काम खुद करेंगे। ये सारी चीजें उन्हें आम जनता से जोड़ती थीं, जो उन्हें अपनी ही तरह का एक गरीब इंसान समझते थे। इसी वजह से गांव-गांव में लोग उन्हें गांधी बाबा या गांधी महाराज कहकर पुकारते थे। ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये रिस्पेक्ट थी, ये फेथ था। ऐसा लगता था मानो वो कोई देवता हो, कोई डिवाइन फिगर। इतना ही नहीं, उनके बारे में ऐसी अफवाहें, ऐसे र्यूमर्स फैल गए थे कि उनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, अ काइंड ऑफ मैजिकल पावर। कहा जाता था कि जो भी उनका विरोध करेगा उसका बुरा होगा, उसके घर टूट जाएंगे, उसकी फसल खराब हो जाएगी। ये बातें उनकी इमेज को और भी पावरफुल बना रही थी। अब आते हैं चैप्टर के सबसे क्रूशियल, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पे, द सॉल्ट सत्याग्रह। एक ऐसा आंदोलन जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। तो प्रॉब्लम क्या थी? अंग्रेजों ने नमक जैसी जरूरी चीज पर, सॉल्ट विच इज एसेंशियल फॉर एवरीवन, उस पर हेवी टैक्स लगा रखा था और उसको बनाने का अधिकार, द राइट टू मैन्युफैक्चर, सिर्फ सरकार को था। गांधी जी ने इसी कानून को तोड़ने का फैसला किया। सोचो, नमक ही क्यों? क्योंकि नमक अमीर हो या गरीब सबके घर में यूज होता है। इट वॉज अ ब्रिलियंट मूव टू यूनाइट एवरीवन। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपनी फेमस दांडी मार्च शुरू की। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। ये कोई छोटी मोटी जर्नी नहीं थी। 390 किलोमीटर पैदल चलकर समुद्र तक गए और रास्ते में जहां भी रुकते थे हजारों लोग उन्हें सुनने आते थे। फाइनली 6 अप्रैल को दांडी पहुंच के समुद्र के पानी से नमक बनाकर उन्होंने ये कानून तोड़ा। दिस एंटायर जर्नी बिकेम अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द कॉमन मैन। और इस आंदोलन की सबसे खास बात क्या थी? द पार्टिसिपेशन। देखो, इसमें किसान, स्टूडेंट्स, वर्कर्स सब थे। बट द मोस्ट रेवोल्यूशनरी थिंग वॉज द पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में औरतें अपने घरों से बाहर निकली थीं एक नेशनल मूवमेंट के लिए। दिस वॉज ह्यूज। ऑफ कोर्स ब्रिटिश सरकार चुप नहीं बैठी। उन्होंने इस आंदोलन को दबाने के लिए, टू सप्रेस इट, 60,000 से भी ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया, इंक्लूडिंग गांधी जी हिमसेल्फ। लेकिन इससे मूवमेंट रुका नहीं, बल्कि इसका इम्पैक्ट और भी बढ़ गया। इट गॉट इवन मोर अटेंशन इंटरनेशनली। ओके, अब ये समझना बहुत जरूरी है कि इस पूरे आंदोलन को दुनिया ने कैसे देखा और इसमें न्यूज़पेपर्स और पुलिस रिपोर्ट्स का क्या रोल था। बेसिकली इट वॉज अ वॉर ऑफ न्यूज़। And let me tell you, this is a very common exam question, so pay attention. देखो, हिस्ट्री को समझने के लिए हमें हमेशा सोर्सेस को कंपेयर करना पड़ता है। एक तरफ थी ऑफिशियल ब्रिटिश पुलिस रिपोर्ट्स जो कहती थी कुछ नहीं हो रहा, और दूसरी तरफ थे इंडियन एंड इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स जो हर पल की खबर दे रहे थे। दोनों बिल्कुल अलग कहानी बता रहे थे। ये टेबल देखो, कितना क्लियर डिफरेंस है। ब्रिटिश होम डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स इसे एक ड्रामा बता रही थी, कह रही थी पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड। इवन द फेमस अमेरिकन मैगजीन टाइम ने शुरू में मजाक उड़ाया, बट जैसे जैसे मार्च आगे बढ़ा उनका टोन चेंज हो गया और उन्होंने गांधी जी को सेंट और स्टेट्समैन कहा। और इंडियन प्रेस तो उन्हें हमेशा से सेवियर मान रही थी। इस मीडिया कवरेज से और मैस पार्टिसिपेशन से ब्रिटिशर्स को फाइनली रियलाइज हो गया कि अब उनका राज, देयर कंट्रोल वाज स्लिपिंग अवे। उन्हें समझ आ गया था कि गांधी जी ने आम आदमी को जगा दिया था एंड नाउ देयर रूल वोंट लास्ट फॉर लॉन्ग। साल्ट मार्च के बाद गांधी जी सिर्फ इंडिया के नेता नहीं रहे, ही बिकेम अ ग्लोबल फिगर। पूरी दुनिया उनके बारे में बात कर रही थी। देखो, दुनिया में आज़ादी के लिए अलग अलग तरीके अपनाए गए थे। कहीं आर्म्ड स्ट्रगल हुआ, विद गन्स एंड वायलेंस, जैसे वियतनाम में। कहीं पॉलिटिकल कूज हुए। बट गांधी जी का तरीका, सत्याग्रह यानी नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, बिल्कुल यूनिक था। और इसी तरीके ने पूरी दुनिया को इंस्पायर किया, लीडर्स लाइक मार्टिन लूथर किंग जूनियर एंड नेल्सन मंडेला। तो बच्चों, चलो एक क्विक रिवीजन करते हैं फॉर योर एग्जाम्स। हमने देखा कि कैसे गांधी जी का यूनिक स्टाइल उन्हें मासेस से जोड़ता था। उनकी गांधी बाबा वाली सेंटली इमेज ने उन्हें एक सेवियर बनाया। सॉल्ट मार्च ने फ्रीडम स्ट्रगल को एक मास मूवमेंट बना दिया। मीडिया और न्यूज़पेपर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था पब्लिक परसेप्शन बनाने में। एंड फाइनली उनके नॉन वायलेंट मेथड्स ने उन्हें एक ग्लोबल आइकन बनाया। तो एक आखिरी सवाल, सोचने वाली बात यह है कि क्या आज भी एक चुटकी नमक, एक छोटी सी चीज पर शुरू किया गया नॉन वायलेंट आंदोलन दुनिया में इतना बड़ा बदलाव ला सकता है? व्हाट डू यू थिंक? आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। जय हिंद।
ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर समझते हैं। हमारे देश का संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आखिर बना कैसे? यू सी, ये सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं है, ये एक पूरे देश के बनने की कहानी है। ओके, सो लेट्स डाइव राइट इन। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए ना पहले उस टाइम को इमेजिन करना पड़ेगा। 1946 से 1949। एक तरफ आज़ादी की इतनी बड़ी खुशी थी, एक होप थी, पर दूसरी तरफ पार्टीशन का बहुत बड़ा दर्द और वायलेंस भी था। इट वॉज अ टाइम ऑफ ग्रेट टर्मोइल, मतलब बहुत ज़्यादा उथल पुथल का समय था। ज़रा ये टाइमलाइन देखो, इससे सारा केओस एकदम क्लियर हो जाएगा। एक तरफ आज़ादी की उम्मीद, दूसरी तरफ देश बट रहा था। हर तरफ दंगे हो रहे थे और 500 से भी ज्यादा राजा महाराजा आजाद रहना चाहते थे। अब आप खुद सोचो, ऐसे माहौल में द ग्रेट चैलेंज वॉज टू राइट अ सिंगल रूल बुक टू यूनाइट इंडिया। एक ऐसा संविधान बनाना जो सबको जोड़ सके। कैन यू इमेजिन दैट? तो इस चैलेंज को पूरा करने के लिए बनी द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और ये कोई मामूली कमेटी नहीं थी, नो वे। इसमें इंडिया के यूकेट से बेस्ट लीगल एंड पॉलिटिकल माइंड्स थे। ये सब लोग थे जिन्होंने मिलकर एक यूनाइटेड इंडिया का सपना देखा था। अब ये चार्ट देखकर शायद आपको लगे कि अरे ये तो वन साइडेड अफेयर था, 82% मेंबर्स तो कांग्रेस के ही थे। बट लिसन, दैट नंबर इज अ बिट डिसीविंग। उस वक्त की जो कांग्रेस थी ना, इट वॉज लाइक अ जायंट अम्ब्रेला। उसके अंदर ही हर तरह की सोच थी। सोशलिस्ट भी थे, जमींदारों के सपोर्टर्स भी थे और सेक्युलरिस्ट्स भी। इसलिए पार्टी के अंदर ही बहुत बहुत फियर्स डिबेट्स होती थी। और इन सभी आवाजों के बीच ये 4 वॉइसेस सबसे डोमिनेंट, सबसे इंपॉर्टेंट थी। नाउ ये नाम और इनके रोल्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने विजन सेट किया। सरदार पटेल, द अल्टीमेट प्रैग्मेटिस्ट, जिन्होंने सबको एक साथ लाने का काम किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने इतनी सारी डिबेट्स को स्मूथली हैंडल किया। एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, जिन्होंने फाइनल डॉक्यूमेंट को आर्किटेक्ट किया, द चीफ आर्किटेक्ट यू कुड से। 13 दिसंबर 1946, ये डेट याद रखना। इस दिन नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया। एंड दिस वाज नॉट जस्ट अनदर मोशन, ये पूरे संविधान की आत्मा थी, उसका मॉरल कंपस था। बेसिकली ये एक ब्लूप्रिंट था कि हम कैसा देश बनाना चाहते हैं, और आगे जाकर यही प्रिंसिपल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल बने। पर जैसा कि होता है, हर कोई इससे सहमत नहीं था। सोमनाथ लहरी जैसे कम्युनिस्ट मेंबर्स ने इस पर सवाल उठाया। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये असेंबली तो अंग्रेजों की बनाई हुई है, अ ब्रिटिश क्रिएशन। तो ये आज़ाद इंडिया का फ्यूचर कैसे डिसाइड कर सकती है? हाउ कैन इट बी ट्रूली फ्री इफ इट्स क्रिएटर्स वर द ब्रिटिश? इट्स अ वैलिड क्वेश्चन, राइट? इस पर नेहरू जी ने एक बहुत ही पावरफुल जवाब दिया। उन्होंने माना, ही एडमिटेड, कि हाँ, इसको बनाने में ब्रिटिश गवर्नमेंट का हाथ था, पर ही सेड इसकी जो असली पावर है, जो शक्ति है, वो हमें ब्रिटिश से नहीं बल्कि इंडिया के लोगों से मिलती है, फ्रॉम द विल ऑफ द पीपल। तो अहम बात क्या हुई? द क्रूशियल पॉइंट इज द असेंबलीज रियल पावर सोर्स वाज द पीपल ऑफ इंडिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। संविधान लिखना कोई आसान काम नहीं था। असेंबली के अंदर आग लगा देने वाली फायरी पैशनेट डिबेट्स हुई। So let's look at a few of the biggest clashes. चलिए उन्हीं कुछ महाबहस को देखते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल था सेपरेट इलेक्टोरेट्स का। बेसिकली ये ब्रिटिश ने शुरू किया था, जिसमें अलग अलग रिलीजन के लोग अपने कैंडिडेट्स को अलग से वोट करते थे। तो अब सवाल ये था कि क्या आज़ाद इंडिया में इसको कंटिन्यू करना चाहिए? What do you guys think? Pause for a second and think about it. देखो, मद्रास से भी पॉकर बहादुर ने इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग केस बनाया। उन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज़ की आवाज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको रियल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए ये ज़रूरी है। लेकिन सरदार पटेल ने इसको सीधा सीधा जहर कहा, अ पॉइजन। उनका कहना था कि अंग्रेज़ों ने ये हमें बांटने के लिए इस्तेमाल किया था, और अगर ये कंटिन्यू हुआ तो इससे कम्युनिटीज़ के बीच हमेशा के लिए एक दीवार खड़ी हो जाएगी। ओके, अब आते हैं दूसरे बड़े सवाल पर। असली पावर किसके पास होनी चाहिए? शुड वी हैव अ रियली स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर स्टेट्स को ज़्यादा पावर देनी चाहिए? दिस वॉज अ फंडामेंटल क्वेश्चन, अ ह्यूज फाइट। नेहरू और अंबेडकर जैसे लीडर्स, जिन्होंने पार्टीशन का वायलेंस अपनी आंखों से देखा था, उन्होंने कहा कि देश को एक रखने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सेंटर, एक पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज़रूरी है। पर दूसरी तरफ के संथानम जैसे मेंबर्स को डर था कि अगर सेंटर इतना पावरफुल हो गया तो स्टेट्स फाइनेंशियली क्रिपल्ड हो जाएंगे, मतलब पूरी तरह से कमज़ोर पड़ जाएंगे।
और फिर आई शायद सबसे इमोशनल लड़ाई, द नेशनल लैंग्वेज डिबेट। एक देश जहां सैकड़ों भाषाएं हैं, वहां द वॉइस ऑफ द नेशन क्या होगी? इस सवाल पर आई एम टेलिंग यू माहौल बहुत बहुत गर्म हो गया। द डिबेट गॉट हीटेड रियली फास्ट। आरवी धूलेकर ने तो गुस्से में ये तक कह दिया कि जिसको हिंदुस्तानी नहीं आती उसे इंडिया में रहने का कोई हक नहीं। ही सेड दे हैड बेटर लीव। कैन यू इमेजिन? इससे आप टेंशन का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके आग बबूला जवाब में साउथ से स्मृति दुर्गाबाई ने एक साफ चेतावनी दी, अ क्लियर वार्निंग। उन्होंने कहा कि साउथ इंडिया में हिंदी के खिलाफ जबरदस्त विरोध है और उन पर ये उनकी मर्जी के खिलाफ, अगेंस्ट देयर विल, थोपा जा रहा है। एक मोमेंट के लिए तो ऐसा लगा कि यूनिटी का सपना शायद भाषा पर ही टूट जाएगा। इतने डीप डिविजन्स के बीच, इतने अलग अलग विचारों के साथ एक कंसेंसस, एक अग्रीमेंट कैसे बना होगा? हाउ डिड दे पुल इट ऑफ? वेल, द आंसर इज अ ब्यूटिफुल वर्ड, कॉम्प्रोमाइज। चलो देखते हैं इन डिबेट्स का सोल्यूशन क्या निकला। सेंटर और स्टेट की पावर स्ट्रगल को सॉल्व करने के लिए ये ब्रिलियंट 3 लिस्ट सिस्टम बनाया गया। देखो, यूनियन लिस्ट में नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स गए, जैसे डिफेंस एंड करेंसी। स्टेट लिस्ट में लोकल मैटर्स जैसे पुलिस, एग्रीकल्चर। और कॉन्करेंट लिस्ट में शेयर्ड इश्यूज। इससे क्या हुआ? सेंटर को स्ट्रॉन्ग भी बनाया गया और स्टेट्स की ऑटोनॉमी भी बच गई। अ रियली स्मार्ट सोल्यूशन। और लैंग्वेज डिबेट पर एक मास्टरफुल कॉम्प्रोमाइज हुआ। नाउ पे क्लोज अटेंशन। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, नेशनल लैंग्वेज नहीं। देयर इज अ बिग डिफरेंस। इंग्लिश को 15 साल कंटिन्यू करने का फैसला हुआ एंड स्टेट्स को अपनी रीजनल लैंग्वेज यूज करने की आज़ादी मिली। दिस फॉर्मूला वाज एब्सोल्युटली क्रिटिकल टू प्रिवेंट अ नेशनल फ्रैक्चर। इन सभी डिबेट से निकलकर फाइनली हमारे संविधान ने 2 ऐसे रेवोल्यूशनरी पिलर्स, 2 ऐसे स्तंभ खड़े किए जिसने नए इंडिया की नींव रखी। पहला था यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। जस्ट एक पल के लिए इसकी अहमियत सोचो। दिस वॉज अ ट्रूली रेडिकल एक्ट ऑफ फेथ। उस टाइम वेस्ट की कई डेवलप्ड कंट्रीज ने भी ये हक सबको एक साथ नहीं दिया था। कुछ ने औरतों को नहीं दिया, कुछ ने माइनॉरिटीज को। बट हमने पहले दिन से हर गरीब, अमीर, पढ़े लिखे, अनपढ़, मर्द, औरत सबको बराबर वोट का हक देकर उन पर विश्वास जताया। और दूसरा पिलर था हमारा यूनिक ब्रांड ऑफ सेक्युलरिज्म। इसका मतलब क्या है? यानी स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। हमारा मॉडल है प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस। सोच लो, गवर्नमेंट एक रेफरी की तरह है। वो सब धर्मों से एक जैसी दूरी बनाए रखेगी, पर अगर किसी धर्म में कोई गलत प्रथा है, जैसे अनटचेबिलिटी, तो उसको खत्म करने के लिए इंटरवीन भी करेगी। तो चलो एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। रेडी? पार्टीशन के उथल पुथल के बीच संविधान बना। असेंबली में कांग्रेस ज्यादा थी, पर विचार बहुत अलग अलग थे। नेहरू के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने रास्ता दिखाया। बड़ी बड़ी बहस का सोल्यूशन कॉम्प्रोमाइज से निकला। और फाइनली यूनिवर्सल फ्रेंचाइज और सेक्युलरिज्म नए भारत के 2 सबसे मजबूत स्तंभ बने। गॉट इट? ये संविधान आग में जन्मा था। इट वॉज बोर्न इन फायर। पर असली सवाल, द रियल क्वेश्चन इज, क्या ये डॉक्यूमेंट सच में इतने डाइवर्स देश को एक साथ जोड़ने में कामयाब हो पाया है? हैज इट ट्रूली रियली फॉर्ज्ड वन यूनाइटेड इंडिया? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। थिंक अबाउट इट।